अच्छा देखो, रिकॉर्डिंग का मैसेज गया और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। चार्ज नहीं हो रहा क्या? एक सेकंड। ठीक है, हो रहा है। अच्छा देखो, आज हम लोग जो टॉपिक करेंगे दैट इज डिसीजन मेकिंग। ठीक है, तो तुम लोग का लगभग सारा टॉपिक ही कंप्लीट हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर जो भी होगा हम लोग का रिवीजन जैसा हो सकता है। तो बाकी जो भी टॉपिक है हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। ये एक बाकी है डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग देखो कैसे करके हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर पहले हेडिंग कर लेते हैं कि हम लोग आज पढ़ रहे हैं डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग देखो इसमें कैसा क्वेश्चन रहेगा। हम लोग एक क्वेश्चन करके ही समझते हैं। ठीक है, ऐसे बता नहीं सकते कि किस तरह से होगा। देखो यहाँ पर एक सिचुएशन दिया हुआ है। क्या है सिचुएशन? देखो यहाँ पर जो सिचुएशन है उससे हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 4 तक सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, ये जो सिचुएशन दिया हुआ है यहाँ से हम लोग क्वेश्चन 1 से लेके 4 सॉल्व कर पाएंगे। ये देखो हम दिखाते हैं 1 से 4 कहाँ पर है क्वेश्चन। ये देखो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1। उसके बाद ये देखो क्वेश्चन नंबर 2, फिर यहाँ पर 3, फिर 4। ठीक है, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन। ठीक है, अच्छा यहाँ पर डिसीजन मेकिंग के बारे में थोड़ा जो बता रखा है वो हम बता देते हैं। देखो डिसीजन मेकिंग इज द प्रोसेस इन विच एन आउटकम इज डिराइव्ड बाय इवेल्युएटिंग एंड एनालाइजिंग द गिवन इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन दिया हुआ है उससे हमें उसको एनालाइज करना है, उसको इवेल्युएट करना है, उसके बाद हमें रिजल्ट यानी आउटकम तक पहुंचना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ डिसीजन मेकिंग इज टू रीच ए स्पेसिफिक कंक्लूजन। कंक्लूजन तक हमें जाना है फ्रॉम द गिवन डेटा और गिवन सेट ऑफ कंडीशन। ठीक है, जैसा दिया हुआ है उसके हिसाब से। तो देखो पहला देखो यहाँ पर क्या दे रखा है। बोल रहा है कि कृष्णापुरम टाउन काउंसिल, कृष्णापुरम टाउन काउंसिल हैज एग्जैक्टली 3 मेंबर। तो कृष्णापुरम बोल के कोई एक टाउन है, वहां पर जो काउंसिल मेंबर है वो 3 है। ठीक है, 3 काउंसिल मेंबर है। अर्जुन नाम है, अर्जुन, कर्ण एंड भीम। तो 3 काउंसिल मेंबर है कृष्णापुरम टाउन में, और 3 मेंबर का नाम भी दे दिया है, अर्जुन, कर्ण एंड भीम। ड्यूरिंग 1 वीक, कोई भी एक हफ्ते में, द काउंसिल मेंबर्स वोट ऑन एग्जैक्टली 3 बिल्स। तो काउंसिल मेंबर जो है उन्हें 3 बिल पे वोट देना पड़ता है। ठीक है, मतलब 3 बिलों के ऊपर वोट होगा। ए रिक्रिएशन बिल, ए स्कूल बिल एंड ए टैक्स बिल। तो 3 बिल है, 3 बिल में वोट देना है। वोट का मतलब क्या होता है? जब तुम लोग भी सभी ने वोट दिया ही है, वोट का मतलब क्या होता है? अलग अलग पार्टी का ये दिया हुआ रहता है सिंबल। हम लोग क्या करते हैं, एक के फॉर्म में बाकी के अगेंस्ट में देते हैं। इस तरह से एक के फॉर्म में देने का मतलब एक ही को वोट देना है ना, किसी को भी, कोई किसी को भी प्रेफर करता है तो उनको वोट दिया जाता है, तो बाकियों के अगेंस्ट में ऑटोमेटिकली होता है। यहाँ पर एक को देना है कि 2 का? देखो क्योंकि ये काउंसिल वोट है, बोल रहा है कि 3 बिल है, 3 बिल पे वोट देना है, रिक्रिएशन बिल, स्कूल बिल एंड टैक्स बिल। ईच काउंसिल मेंबर वोट्स आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल। देखो ये लाइन बोल रहा है कि ईच काउंसिल मेंबर, हर एक काउंसिल मेंबर को वोट देना है आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल। मतलब कम से कम एक बिल के अगेंस्ट में और एक बिल के फॉर में वोट देना है। गुड इवनिंग मिसेस बैनर्जी। गुड इवनिंग। अच्छा, तो एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। देखो हम लोग आज जो करने जा रहे हैं दैट इज डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। एक बार क्वेश्चन को रिपीट कर देते हैं क्योंकि क्वेश्चन ही हम लोग को करना है। डिसीजन लेना है, जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन रहेगा। इंफॉर्मेशन फिर से एक बार रीड कर देते हैं। देखो कृष्णापुरम टाउन काउंसिल हैज एग्जैक्टली 3 मेंबर्स। कृष्णापुरम टाउन काउंसिल में 3 मेंबर्स हैं, अर्जुन, कर्ण एंड भीम। ड्यूरिंग 1 वीक द काउंसिल मेंबर्स वोट ऑन एग्जैक्टली 3 बिल्स। 3 बिल में वोट देना पड़ेगा इन काउंसिल मेंबर्स को। कौन कौन है? अर्जुन, कर्ण और भीम। कहाँ पर? कृष्णापुरम टाउन
टाउन में, ठीक है। और बिल क्या क्या है, 3 बिल्स, रिक्रिएशन, स्कूल एंड टैक्स बिल, ये नाम दिया हुआ है, सिचुएशन के हिसाब से ये नाम दिया हुआ है 3 बिल का। ईच काउंसिल मेंबर्स वोट आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल, कम से कम एक वोट, एक बिल के अगेंस्ट में और एक बिल के फॉर में सभी को वोट देना है, हर एक काउंसिल मेंबर को। मतलब अर्जुन जो है उनको एक वोट, एक बिल के अगेंस्ट में वोट देना है और एक बिल के फॉर में वोट देना है, कम से कम एक, ठीक है। फिर भी 3 बिल क्योंकि है तो एक तो रह जाएगा ना, मतलब मेरा बात समझने का कोशिश करो। 3 बिल है, 3 बिल क्या क्या है, एक है रिक्रिएशन बिल, एक है स्कूल बिल और एक है टैक्स बिल, ठीक है। अब बोला है कि ईच काउंसिल मेंबर वोट आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल, कम मतलब हर एक बिल के, या तो मतलब ऐसे नहीं बोल सकते कि हम इसमें वोट नहीं करेंगे, मतलब जो नोटा होता है ना, वोट कभी देने गए हो तो नोटा भी रहता है, मतलब हमें इन पार्टियों में से किसी को वोट देना नहीं है, हमें किसी पे विश्वास नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है हमें। जैसे कि अगर अर्जुन का देख ले, ठीक है, अर्जुन जो है उनका अगर देख ले तो उनको या तो रिक्रिएशन बिल को हाँ बोलना है या तो रिक्रिएशन बिल को ना बोलना है, मतलब न्यूट्रल नहीं कर सकते हैं। वोट आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल, हर एक बिल के अगेंस्ट में या फॉर में बताना पड़ेगा कि रिक्रिएशन बिल के लिए हाँ है या फिर ना है, स्कूल बिल के लिए हाँ है या फिर ना है, और ये टैक्स बिल के लिए हाँ है या फिर ना है। मतलब हम लोग जो है न्यूट्रल नहीं रख सकते कि मुझे इसमें हाँ भी नहीं बोलना है ना भी नहीं बोलना है, ऐसा नहीं कर सकते। इस लाइन का मतलब ये हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये हो गया इतना सिचुएशन, अब आगे का सिचुएशन केयरफुली पढ़ना है, देखो। ईच मेंबर ऑफ काउंसिल वोट फॉर एट लीस्ट मतलब कम से कम वन ऑफ द बिल एंड अगेंस्ट एट लीस्ट वन ऑफ द बिल। पहला तो यहाँ पर बोला था ईच काउंसिल मेंबर वोट्स आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल, मतलब हर एक बिल में हाँ या ना बोलना है, न्यूट्रल नहीं रख सकते कि हाँ भी नहीं बोलेंगे ना भी नहीं बोलेंगे, चुप रहेंगे, ऐसा नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कम से कम हर एक मेंबर को कम से कम एक बिल के फॉर में और एक बिल के अगेंस्ट में बोलना है। मतलब अर्जुन ऐसा नहीं बोल सकता है मेरे रिक्रिएशन बिल के लिए भी हाँ है, स्कूल बिल के लिए भी हाँ है, टैक्स बिल के लिए भी हाँ, ऐसा नहीं बोल सकता ना। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कंडीशन दे रखा है कि काउंसिल मेंबर्स जो है उनको वोट करना पड़ेगा फॉर, वोट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बिल एंड अगेंस्ट एटलीस्ट, फॉर मतलब यस और अगेंस्ट मतलब नो। तो हर एक बिल के फॉर या अगेंस्ट में, जैसे रिक्रिएशन बिल को हाँ बोल रहे, स्कूल बिल को हाँ बोल रहे, तो कम से कम टैक्स को ना बोलना, कोई एक हाँ होगा कोई एक ना होगा, ठीक है। तो और एक तो बच जाएगा ना, क्योंकि 3 बिल है, तो फिर कोई वो जो तीसरा बिल होगा वो या तो हाँ हो सकता है या तो ना हो सकता, क्योंकि एटलीस्ट बोला है ना। तो हम लोग 2 फॉर एक अगेंस्ट, जैसे मैंने यहाँ पर जो दिखाया 2 फॉर में है एक अगेंस्ट में, या फिर ऐसा हो सकता है कि 2 हम लोगों ने 2 अगेंस्ट में रखा, एक फॉर में रखा। अब ये तो नीचे पढ़ के पता चलेगा कि अर्जुन ने कितने बिलों पे हाँ बोला है, कितने पे ना बोला है, और जो कर्ण है उन्होंने कितने बिल पे हाँ या ना बोला है, भीम जो है उन्होंने कितने बिल पे हाँ या ना बोला है। बट पॉइंट टू बी नोटेड ये है कि कोई भी मतलब न्यूट्रल नहीं कर सकता, मतलब हाँ या ना कुछ भी नहीं बोलेंगे, ऐसा नहीं कर सकते हैं। और सेकेंड पॉइंट ये याद रखना है कि एटलीस्ट वन ऑफ द बिल के अगेंस्ट में और एटलीस्ट वन ऑफ द बिल के फॉर में बोला है, मतलब एक बिल कम से कम सभी का हाँ होना चाहिए और एक बिल का ना होना चाहिए। तो तीसरा जो बिल होगा वो क्या होगा, वो तुम्हें कंडीशन बताएगा कि क्या हुआ है। बोल रहे कि एग्जैक्टली 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द रिक्रिएशन बिल। बोल रहे कि 2 मेंबर एग्जैक्टली बिल्कुल 2 ही मेंबर, ना ज्यादा ना कम, 2 मेंबर जो है उन्होंने रिक्रिएशन बिल के फॉर में वोट दिया है, मतलब यस बोला है, हाँ बोला है, ठीक है। रिक्रिएशन बिल पे हाँ, ये जो है हाँ का वोट लगाया है, कितने मेंबर ने, 2 मेंबर ने, ये हमें इंफॉर्मेशन पता चल गया। नेक्स्ट बोल रहा है एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द स्कूल बिल। एग्जैक्टली 1 मेंबर, एक ऐसे मेंबर है जिन्होंने स्कूल बिल पे हाँ बोला है, ठीक है। फॉर मतलब हाँ बोला है, यस बोला है, ठीक है। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर टैक्स बिल, तो टैक्स बिल को हाँ बोला है एक ही लोग, एक ही मेंबर ने। स्कूल बिल को हाँ बोला है एक मेंबर ने, बट रिक्रिएशन बिल को हाँ बोला है 2 मेंबर ने। बट किन्होंने बोला है ऐसा हमें अभी तक इंफॉर्मेशन नहीं मिला है, ठीक है। अर्जुन वोट फॉर द रिक्रिएशन बिल, अब धीरे धीरे इंफॉर्मेशन मिल रहा है। अर्जुन वोट फॉर द रिक्रिएशन बिल एंड अगेंस्ट द स्कूल बिल, बता दिया है कि अर्जुन ने रिक्रिएशन बिल को हाँ बोला और स्कूल बिल को ना बोल दिया। कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, कर्ण जो है उन्होंने रिक्रिएशन बिल के अगेंस्ट में
बात किया, यानी नो बोला। भीम वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, भीम ने टैक्स बिल के अगेंस्ट में बात किया, ठीक है। अच्छा, अब ये इंफॉर्मेशन को हमें क्या करना पड़ेगा, इसको गैदर करके इससे कंक्लूजन लाना पड़ेगा। अब गैदर करने का रूल्स क्या है, देखो हमें फिर से इसे केयरफुली पढ़ना पड़ेगा। तो एक बार हम स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये देखो यहाँ पर अर्जुन, कर्ण, भीम। यहाँ पर बिल का नाम लिखते हैं रिक्रिएशन बिल। अच्छा, यहाँ पर नाम दे देते हैं टैक्स बिल, और एक है स्कूल बिल। स्कूल बिल। ऐसे करके डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे हम लोग बनाएंगे, बनाने के बाद यहाँ पर हम लोग जो इंफॉर्मेशन है उससे लिखने का कोशिश करेंगे। देखो शॉर्टकट में, तो पहले यहाँ पर बोल रहा है ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बिल एंड अगेंस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द बिल। मतलब हर एक पर्सन को एक एटलीस्ट एक बिल का हाँ बोलना है और एक बिल का ना बोलना है। इससे तो अभी कुछ नहीं लिख सकते। एग्जैक्टली 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर रिक्रिएशन बिल। तो रिक्रिएशन बिल पे हाँ आया है 2 लोगों का, ठीक है, यहाँ पर मैंने पॉइंट आउट किया। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द स्कूल बिल। तो स्कूल बिल के लिए हाँ बोला है एक ने, ठीक है, नाम तो नहीं पता, एक ने। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द टैक्स बिल। टैक्स बिल के लिए हाँ बोला है एक लोगों ने, ठीक है। तो हम लोगों ने ये इंफॉर्मेशन लिख लिया। तो ये तीनों लाइन का जीस्ट हम लोगों ने लिख लिया। और ये ऊपर का जो लिखा हुआ है इसको हमें याद रखना है थोड़ा सा, जस्ट ऐसे ही कि सभी मेंबर है कम से कम एक पे हाँ एक पे ना बोलने वाले। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अर्जुन वोट फॉर रिक्रिएशन बिल एंड अगेंस्ट स्कूल बिल। अर्जुन वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, ठीक है। अर्जुन जो है उन्होंने वोट फॉर किया है। फॉर के लिए देखो, फॉर के लिए हम राइट साइन यूज कर रहे हैं। फॉर मतलब फेवर में, फेवर के लिए राइट यूज कर रहे हैं, और जो एडवर्स है मतलब फेवरेबल नहीं किया उन्होंने, उस पर हम लोग क्रॉस लगा देंगे। तो अर्जुन वोट फॉर रिक्रिएशन बिल एंड अगेंस्ट स्कूल बिल, मैंने स्कूल बिल के अगेंस्ट में यहाँ पर दिखा दिया, ठीक है। तो जस्ट क्या किया देखो, यहाँ पर बोला है कि अर्जुन वोट फॉर रिक्रिएशन बिल अगेंस्ट द स्कूल बिल, और फॉर और अगेंस्ट को हम लोगों ने राइट और क्रॉस से यहाँ पर नोटिफाई किया है। अब देखो, कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल। तो कर्ण जो है उन्होंने वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल किया है, तो यहाँ पर क्रॉस लगा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लगा दिया। अच्छा, यहाँ पर बोला है भीम वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल। भीम वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, तो यहाँ पर मैंने क्रॉस लगा दिया। भीम वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, ये बन गया, ठीक है। अच्छा, अब फिर से रीड करेंगे। देखो पूरा ये बॉक्सेस जो है ये पूरा फिलअप हो जाना चाहिए, तभी जाके हम लोग आंसर कर पाएंगे। तो हम लोगों ने एक बार पूरा ही कर लिया, फिर भी हमारा बॉक्स जो है फिलअप नहीं हुआ, यानी हमें फिर से एक बार पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो देखो बोल रहा है कि ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बिल एंड अगेंस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द बिल, ठीक है। अच्छा, अब देखो रिक्रिएशन बिल के लिए 2 लोगों ने हाँ बोला है, तो एक हाँ हमें मिल गया, एक ना मिल गया। तो भीम वाले यहाँ पर क्या होना चाहिए, भीम भीम ने रिक्रिएशन बिल को हाँ बोला होगा कि ना बोला होगा, क्योंकि ये पता है कि 2 लोगों ने रिक्रिएशन बिल को हाँ बोला है। तो भीम का आंसर क्या होगा, हम लोगों को यहाँ पर लॉजिक लगाना पड़ेगा। जितना क्वेश्चन से पता चल जाएगा कर लेंगे, जो नहीं पता चलेगा उसके लिए दिमाग लगाना पड़ेगा, ठीक है। अब दिमाग का यूज करना है। रिक्रिएशन बिल को 2 लोगों ने हाँ बोला है, एक का तो हाँ और एक का ना, ये कंफर्म हमें पता चल गया क्वेश्चन में जो डेटा था उसे पढ़ के। तो भीम के यहाँ पर क्या लगा है, क्रॉस या राइट, बताइए, क्रॉस लगाना चाहिए कि राइट? मैम राइट। राइट, राइट क्यों? दिखा है मैम। क्योंकि रिक्रिएशन बिल 2 लोगों ने हाँ बोला है, तो यहाँ पर भीम का हाँ होगा तभी 2 लोग होगा, ठीक है। अच्छा,
यहाँ पर अभी तो फिलहाल कुछ नहीं समझ में आ रहा है, तो फिर एक बार पढ़ना पड़ेगा ना, क्योंकि टैक्स बिल एक जन का है, अब अर्जुन है कि कर्ण नहीं पता, स्कूल बिल भी एक जन का है, अब कर्ण है कि भीम नहीं पता। फिर से एक बार पढ़ते हैं। देखो फिर बोला है यहाँ पर, देखो एग्जैक्टली 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, इसको हम लोगों ने यूज करके भीम पे राइट लगा दिया। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द स्कूल बिल, बस एक ही जन है जिन्होंने वोट फॉर स्कूल बिल बोला है। अच्छा, अब इससे तो कुछ फाइंड आउट नहीं हो रहा है। वोट फॉर स्कूल बिल बोला है। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द टैक्स बिल। अच्छा, यहाँ पर एक पॉइंट देखो, ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बिल एंड अगेंस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द बिल। अच्छा, सभी को क्या करना है, कम से कम एक में हाँ और एक में ना बोलना है, एक में हाँ एक में ना बोलना है। तो भीम का एक में हाँ हुआ है, एक में ना हुआ है, तो तीसरा क्या होगा? अच्छा, इससे भी नहीं पता चल रहा है, और पढ़ेंगे, ठीक है, और एक बार पढ़ेंगे। अर्जुन वोट फॉर द रिक्रिएशन बिल एंड अगेंस्ट द स्कूल बिल, ठीक है, स्कूल बिल के अगेंस्ट में। कर्ण वोट अगेंस्ट रिक्रिएशन बिल। अच्छा, भीम वोट अगेंस्ट टैक्स बिल। अच्छा, ईच काउंसिल मेंबर वोट आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल, हर एक बिल पे हाँ या ना बोलना है, ठीक है, हर एक बिल पे हाँ या ना बोलना है। चलो और एक बार देख लेते हैं, हर एक बिल पे हाँ या ना बोलना है। ओके, तो टैक्स बिल में एक जन ने हाँ बोला है, टैक्स बिल पे एक जन ने हाँ बोला है। अर्जुन का एक बार फिर से पढ़ते हैं। एग्जैक्टली 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, ठीक है, चलो इससे तो हो गया। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर स्कूल बिल, वोट फॉर द स्कूल बिल, वोट फॉर द स्कूल बिल, एक जन ने स्कूल बिल के लिए हाँ बोला है। अच्छा, एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द टैक्स बिल, कहीं तो छुपा होगा पॉइंट, रुको फिर से एक बार पढ़ते हैं। एग्जैक्टली 3 मेंबर्स अर्जुन, कर्ण एंड भीम, ड्यूरिंग 1 वीक द काउंसिल मेंबर वोट ऑन एग्जैक्टली 3 बिल्स, ए रिक्रिएशन, स्कूल एंड टैक्स। ईच काउंसिल मेंबर वोट आइदर फॉर और अगेंस्ट ईच बिल, द फॉलोइंग इज नोन एज। ईच मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर एटलीस्ट वन ऑफ द बिल एंड अगेंस्ट एटलीस्ट वन ऑफ द बिल। किसी का पूरा बना हुआ है क्या? देखते हैं, वहां से कुछ पता चल जाएगा क्या? अच्छा, इनका ये हाँ है। रिक्रिएशन बिल तो 2 है, टैक्स बिल का। अच्छा, आप लोग भी पढ़ो, देखो एक बार, देखते कहीं तो छुपा हुआ है। एग्जैक्टली 1 मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर द स्कूल बिल, ठीक है, एक मेंबर ने स्कूल बिल के लिए वोट किया है, स्कूल बिल के लिए, बट उनको ढूंढेंगे कैसे? अर्जुन वोट फॉर रिक्रिएशन बिल एंड अगेंस्ट द स्कूल बिल। अच्छा, कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, भीम वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, ये सब हम लोगों ने फॉलो कर लिया। कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल। अच्छा, एक बार क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से कुछ पता चलेगा। इफ द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हु वोट अगेंस्ट। अच्छा, क्वेश्चन से भी कभी कभी पता चल सकता है। अभी यहाँ पर तो मैंने 4-5 बार पढ़ा और कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, तो एक बार क्वेश्चन को रीड करके देखते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन मिलता है कि इफ द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल who vote against the school bill are the only one who also vote against the tax bill। देखो एक इंफॉर्मेशन मिला, यहाँ पर नहीं मिल रहा था, तब हमें क्वेश्चन पढ़ना चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से कुछ भी नहीं मिला, मैंने 4-5 बार पढ़ लिया। अब यहाँ पर क्वेश्चन में देखो, इफ द सेट ऑफ मेंबर्स, जो सेट ऑफ मेंबर्स है काउंसिल के, उनमें से जिन्होंने वोट अगेंस्ट स्कूल बिल किया है, वो एक लौते ऐसे हैं जिन्होंने टैक्स बिल के अगेंस्ट में वोट किया है, मतलब जिन्होंने स्कूल बिल को ना बोला है, स्कूल बिल को ना बोला है, उन्होंने टैक्स बिल को भी ना बोला है। इस लाइन का मतलब ये हो गया। ये देखो फिर से एक बार पढ़ देते हैं कि इफ द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हु वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल, जिन्होंने स्कूल बिल को ना कर दिया है, आर द ओनली वंस, वो सिर्फ वही लोग हैं जिन्होंने टैक्स बिल को भी ना बोला है। मतलब जो स्कूल बिल को ना बोलेगा वो टैक्स बिल को ना बोलेगा, रिवर्सली अगर बोले, जो टैक्स बिल को ना बोलेगा वो स्कूल बिल को ना बोलेगा। इसका जिस्ट तो यही हो गया ना, जिन्होंने स्कूल बिल को ना कर दिया उन्होंने टैक्स बिल को भी ना कर दिया। अब शायद हमारा कुछ यहाँ पर काम बन जाए। देखो, जिन्होंने स्कूल बिल को ना बोला उन्होंने टैक्स बिल को ना बोला, ठीक है। तो देखो, स्कूल बिल को अर्जुन ने ना बोला था, क्या उन्होंने टैक्स बिल को भी ना कर दिया होगा? सोचो,
वो लाइन पढ़ के तो हमें वही लग रहा है ना कि जो स्कूल बिल को ना बोल रहे वो टैक्स बिल को भी ना बोल रहे। तो अर्जुन जी ने अगर स्कूल बिल को ना बोला है तो क्या वो टैक्स बिल को भी ना बोल देंगे? बताओ। नहीं समझ में आया मेरा पॉइंट? यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इफ द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल हु वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल आर द ओनली वन हु आल्सो वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल। स्कूल बिल के अगेंस्ट में जो है वो टैक्स बिल के अगेंस्ट में भी है, तो अर्जुन तो स्कूल बिल के अगेंस्ट में है, तो क्या वो टैक्स बिल के अगेंस्ट भी रहेंगे? बताओ। यस मैम। है ना? तो यहाँ क्या लगेगा, क्रॉस या राइट? अर्जुन वाला आंसर मिल रहा है ना, तो यहाँ पर क्रॉस। क्या, क्रॉस। ठीक है, यहाँ पर क्रॉस लग गया। अच्छा, अब टैक्स बिल सिर्फ एक जन ने हाँ बोला था, वो तो हमें पहले ऊपर पढ़ के देखा था ना हम लोगों ने, एग्जैक्टली वन मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट फॉर टैक्स बिल। तो 2 वोट अगेंस्ट टैक्स बिल पता चल गया। तो क्या कर्ण ने वोट फॉर टैक्स बिल किया होगा? क्या कर्ण ने टैक्स बिल को हाँ बोला होगा? क्योंकि एक जन तो है ना जिन्होंने टैक्स बिल को हाँ बोला है, बोलो। क्या कर्ण ने टैक्स बिल को हाँ बोला यस होगा? मैम। बोला है, ठीक है। अब जिन्होंने टैक्स बिल को हाँ बोला है, क्या वो स्कूल बिल को ना बोलेंगे? क्योंकि स्कूल बिल को जो ना बोल रहे हैं वो टैक्स बिल को भी ना बोल रहे हैं। तो अगर किसी ने टैक्स बिल को हाँ किया है, क्या वो स्कूल बिल को हाँ करेंगे कि ना? बताओ। यहाँ पर तो वही लिखा हुआ था ना, सिर्फ वही लोग हैं जो स्कूल बिल को ना कर रहे हैं, वही टैक्स बिल को ना कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर इनका तो, अर्जुन जी का तो पूरा हो गया, कर्ण का क्या है? कर्ण जी का देखो कि टैक्स बिल को इन्होंने हाँ बोल रखा है, तो क्या ये स्कूल बिल को हाँ बोलेंगे? ये लाइन हमें क्या समझा रहा है कि सिर्फ वही लोग टैक्स बिल को ना कर रहे हैं जिन्होंने स्कूल बिल को ना किया है। तो क्या ये स्कूल बिल हाँ होगा कि ना होगा कर्ण की तरफ से? बताओ। हाँ होगा मैम। हाँ होगा। क्यों? क्योंकि देखो, अगर कर्ण ने टैक्स बिल को हाँ किया है तो वो स्कूल बिल को ना नहीं कर सकते, क्योंकि जिन्होंने टैक्स बिल को हाँ किया है वो स्कूल बिल को भी हाँ करेंगे, ठीक है। ये हाँ हो गया। अच्छा, अगर इन्होंने टैक्स बिल को ना किया है, क्या ये स्कूल बिल को, मतलब भीम का बताओ, अगर इन्होंने टैक्स बिल को ना किया है, क्या स्कूल बिल को इन्हें क्या करना पड़ेगा फिर? क्योंकि हमें तो बता दिया ना, जिन्होंने टैक्स को ना किया उन्होंने स्कूल ना को करना होगा। ना करना होगा। ऐसे बनेगा, ठीक है। तो ये देखो, टैक्स बिल एक जन ने हाँ किया, स्कूल बिल एक जन ने हाँ किया, ठीक है। इस तरह से हमें समझना पड़ेगा। तो फिर से देखो, यहाँ पर बता देते, पहले तो सीधा सीधा ही जो बताया था उसी को हम लोगों ने इंफॉर्मेशन यूज किया, पहला इंफॉर्मेशन ये यूज कर लिया, यहाँ पर लिख के हम फिर से एक बार बता देते कितने लोगों ने रिक्रिएशन बिल को हाँ बोला होगा by using this point, ठीक है। एग्जैक्टली 2 मेंबर्स ऑफ द काउंसिल वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, एक मेंबर जो है उन्होंने वोट फॉर स्कूल बिल किया है, तो एक एक ने वोट फॉर स्कूल बिल किया है। अच्छा, एक ने वोट फॉर टैक्स बिल किया, यहाँ पर 1 1, यहाँ 2 लिख दिया, ठीक है। उसके बाद अर्जुन ने रिक्रिएशन बिल को, ये तो सीधा सीधा बताया, रिक्रिएशन बिल को हाँ, स्कूल बिल को ना, रिक्रिएशन बिल को हाँ, स्कूल बिल को ना, ठीक है। ये रेड कलर से जो मैंने लिखा है ना, वो सबसे पहले लिखा था। अच्छा, उसके बाद कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, तो देखो कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल जो रेड कलर से लिखा हुआ है। भीम वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, भीम जो है वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो इन्फॉर्मेशन मैंने यहाँ पर 3 4 बार रीड किया बट हमें कुछ समझ में नहीं आया, जैसे ही क्वेश्चन रीड किया हम लोगों ने कि यहाँ पर एक क्वेश्चन का पॉइंट था, जिन्होंने स्कूल बिल को ना किया है उन्होंने ही टैक्स बिल को ना किया, मतलब जो स्कूल को ना बोल रहे वो टैक्स बिल को ना बोल रहे, या फिर जो टैक्स बिल को ना बोल रहे वो स्कूल बिल को ना कर रहे, मतलब रिवर्सली तो हम लोग ये भी बोल सकते हैं। तो रेड वाला अगर देखें तो ग्रीन उसके बाद मैंने पोस्ट किया, यहाँ पर देखो अर्जुन ने स्कूल बिल को ना बोला तो वो टैक्स बिल को भी ना कर देंगे, ठीक है। अच्छा, अब भीम ने टैक्स बिल को ना किया तो वो स्कूल बिल को भी ना कर देंगे, इनका ऐसे बन गया, ठीक है। अच्छा, अब टैक्स बिल एक लोगों ने हाँ किया था तो बच्चे कर्ण, ठीक है। स्कूल बिल जो है वो एक ही जन ने हाँ किया तो बचा कर्ण, ठीक है। तो इस तरह से ये बन गया। अब हमें आंसर्स बनाना है, ठीक है, क्वेश्चन का आंसर जो है वो देना है। तो देखो, पहला क्वेश्चन जिससे हमें थोड़ा सा आंसर मिला था, इफ द सेट ऑफ मेंबर्स ऑफ द काउंसिल, if the set of members of the council who vote against the school bill are the only one also vote against the tax bill, then which one of the following statement must be true? कौन सा स्टेटमेंट है जो कि ट्रू है? अच्छा, पहला स्टेटमेंट देखो, बोल रहा है कि अर्जुन वोट फॉर द टैक्स बिल, अर्जुन ने टैक्स बिल के फॉर में वोट किया है। चेक करते क्या बोल रहा है कि मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, मतलब बिल्कुल सही है। अर्जुन वोट फॉर द टैक्स बिल, क्या अर्जुन ने टैक्स बिल के फॉर में वोट दिया है? अब
कॉपी में अपने अपने कॉपी में नो देख। मैम। नहीं, तो ये ट्रू होगा कि फॉल्स होगा? पहला स्टेटमेंट जो है ये फॉल्स हुआ है ना, ये फॉल्स हुआ, हमें मस्ट भी ट्रू बताना है। सेकंड देखो, कर्ण वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, क्या ऐसा है कर्ण ने रिक्रिएशन बिल को हाँ बोला है? कर्ण ने रिक्रिएशन बिल को हाँ बोला नो कि ना मैम। बोला? नहीं, तो ये फॉल्स। अच्छा, नेक्स्ट पढ़ो, कर्ण वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल, चेक करते हैं कर्ण ने क्या वोट अगेंस्ट स्कूल बिल किया है? कर्ण वोट अगेंस्ट स्कूल बिल, देखो कॉपी में ही दिख जाएगा, कर्ण वोट अगेंस्ट स्कूल बिल, इज इट ट्रू और फॉल्स? फॉल्स है ना, कर्ण ने तो हाँ बोला, तो ये भी फॉल्स हो गया, ये भी गलत दिया हुआ है। अच्छा, नेक्स्ट देखो, भीम वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, चेक करते हैं, भीम वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, ट्रू है कि फॉल्स है? भीम वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, कहाँ अगेंस्ट है? राइट मतलब तो फॉर में है ना, तो ये भी क्या हो गया? ये भी फॉल्स हो गया। तो इसका मतलब ये अगर 5 ही ऑप्शन है तो आंसर ये होना चाहिए और ये ट्रू होना चाहिए, हम ट्रू लिख देते हैं। अब चेक करते हैं, भीम वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल, चेक करो, भीम ने वोट अगेंस्ट स्कूल बिल किया है? भीम वोट अगेंस्ट, हाँ ठीक है, तो बोला था कि कौन सा स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू है, तो ऑप्शन कौन सा लेना पड़ेगा? ई, ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई। ये देखो, आंसर ऑप्शन ई है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, इफ कर्ण वोट फॉर द टैक्स बिल, अगर कर्ण वोट कर रहे हैं टैक्स बिल के फॉर्म में, तो कर्ण वोट फॉर टैक्स बिल, सही बात है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कुड बी ट्रू, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही हो सकता है? तो यहाँ पर बोला है अर्जुन एंड कर्ण ईच वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल, अर्जुन और कर्ण ने एक बिल पे हाँ बोला है, मतलब अर्जुन ने भी जिस बिल पे हाँ बोला है कर्ण ने भी उस बिल पे हाँ बोला है, ऐसा कोई बिल है क्या? इसका राइट क्रॉस, क्रॉस राइट, क्रॉस राइट, नहीं ऐसा तो नहीं है। अर्जुन ने रिक्रिएशन को हाँ बोला है, कर्ण ने ना बोला है। अर्जुन ने टैक्स बिल को ना बोला है, कर्ण ने हाँ बोला है। अच्छा, अर्जुन ने स्कूल बिल को ना बोला है, कर्ण ने हाँ बोला है, मतलब बिल्कुल ऑपोजिट है। तो अर्जुन एंड कर्ण ईच वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल, ये तो फॉल्स हो गया, ठीक है। कर्ण एंड भीम ईच वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल, कर्ण और भीम ने कॉमनली, मतलब ऐसा कोई बिल है जो दोनों ने हाँ बोला है? कर्ण एंड भीम, देखते हैं, कर्ण, यहाँ पर क्रॉस है, राइट है, राइट है क्रॉस है, राइट है क्रॉस है, नहीं ऐसा तो कुछ भी नहीं है ना। कर्ण और भीम इन्होंने दो, ऐसा कोई बिल नहीं है कि दोनों ने हाँ बोला है, ठीक है, दोनों ने हाँ बोला है ऐसा कोई भी बिल नहीं है, तो ये भी फॉल्स हो गया, ठीक है। अच्छा, ऑप्शन सी में चलते हैं, देखो ऑप्शन सी, यहाँ पर अर्जुन वोट फॉर एग्जैक्टली टू बिल, अर्जुन ने दो बिल पे हाँ बोला है? नहीं, अर्जुन ने एक पे हाँ बोला है, दो पे ना बोला है, तो ये भी फॉल्स हो जाएगा, ठीक है, ये भी फॉल्स हो गया, ये आंसर भी फॉल्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, यहाँ पर क्या बोला है, कर्ण वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, चेक करते हैं कर्ण वोट फॉर रिक्रिएशन बिल है कि नहीं। कर्ण वोट फॉर रिक्रिएशन बिल नहीं, अगेंस्ट है, तो यहाँ पर ये भी हो गया फॉल्स, ठीक है। फिर लास्ट देखो क्या है, भीम वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, भीम वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, नहीं इन्होंने तो फॉर में किया है, तो ये फॉल्स है। एक्चुअली क्या है, ये मैंने सारा रीड करके बता दिया, इसीलिए क्योंकि आंसर अगर देखोगे, मतलब ये मैथ का क्वेश्चन है, आंसर ए दिया हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। गलत क्यों है? क्योंकि मैंने पूरा पढ़ के भी बता दिया, थोड़ा सा यहाँ मिस प्रिंट है, हमें आंसर सही करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ऑप्शन ए तो होगा नहीं, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, ये जो है ना कर्ण वोट फॉर को यहाँ पर करना है अगेंस्ट, ठीक है, कर्ण वोट फॉर को यहाँ पर हम लोग करेंगे अगेंस्ट, ठीक है। तो ये कॉपी में लिख लो, जब पीडीएफ मिलेगा तब इसे रेक्टिफाई करना पड़ेगा, ये गलत दिया हुआ है लैंग्वेज, इसीलिए कोई भी आंसर हमारा आंसर नहीं हो रहा है, सारा फॉल्स हो रहा है। स्टेटमेंट मैंने पढ़ के समझा दिया, क्योंकि स्टेटमेंट तो पढ़ना चाहिए, उसके बाद कोई भी एक आंसर को हमें मॉडिफाई करना पड़ेगा, तभी हमें सही आंसर मिलेगा। आंसर ए तो रॉन्ग है, ये मिसप्रिंट हो रखा है, तो कर्ण वोट अगेंस्ट रिक्रिएशन बिल, ये आंसर हम लोग दे सकते हैं, ये ट्रू होगा। चेक कर लो, कर्ण वोट फॉर सॉरी अगेंस्ट रिक्रिएशन बिल, कर्ण वोट अगेंस्ट रिक्रिएशन बिल, चेक करो, कर्ण वोट अगेंस्ट रिक्रिएशन बिल। तो मैंने इस पॉइंट को चेंज कर दिया ताकि हमें एक आंसर तो मिल जाए, ठीक है। आंसर जो है वो ऑप्शन ए कभी हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मैंने सारा पढ़ के दिखा दिया, सारा गलत है, सारा फॉल्स है, ठीक है।
एक्चुअली जो है यहाँ पर प्रिंट गलत कर रखा है, तो ट्रू करने के लिए हमें एक आंसर सही करना चाहिए, तो मैंने ये वाला कर दिया, ठीक है। कर्ण वोट अगेंस्ट द रिक्रिएशन बिल, तो एग्जाम में जब ऐसा आएगा तो सही होगा, और अगर गलत होगा तो उसका मार्क्स मिल जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर गलत है, ये हम बता रहे हैं कि यहाँ पर गलत है, यहाँ हमें सही करके पढ़ना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रहा है, कर्ण वोट फॉर एग्जैक्टली 2 ऑफ द 3 बिल्स। कर्ण अगर वोट हाँ बोला है, तीनों में से 2 बिल को कर्ण ने हाँ बोला है, कर्ण ने तीनों में से 2 बिल को हाँ बोला है, हाँ टैक्स बिल और स्कूल बिल को हाँ बोल रखा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी ट्रू, अगर ऐसा है तो हाँ, ऐसा तो बिल्कुल है, तो कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। अर्जुन वोट फॉर टैक्स बिल, चेक करो, अर्जुन वोट फॉर टैक्स बिल, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं है, अर्जुन वोट अगेंस्ट टैक्स बिल कर रखा है। कर्ण वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, कर्ण वोट फॉर रिक्रिएशन बिल, चेक करते हैं, कर्ण वोट फॉर नहीं, ये गलत है, ये फॉल्स है। कर्ण वोट फॉर द स्कूल बिल, कर्ण वोट फॉर द स्कूल बिल, कर्ण वोट फॉर द स्कूल बिल, कर्ण ने स्कूल बिल के लिए हाँ बोला है, बोलो ये सही है कि नहीं, बोल्ड कर रखा है, आंसर यही है, यहाँ पर आंसर सही है, बताओ। कर्ण वोट फॉर द स्कूल बिल, इज इट करेक्ट और नॉट, कर्ण वोट फॉर द स्कूल बिल, ये सही है कि गलत, कॉपी में देख के भी बता सकते हो। ट्रू है ना, कर्ण ने स्कूल बिल को हाँ बोल रखा है ना, यस कर रखा है, बाकी फॉल्स होना चाहिए, इसका मतलब चेक करो, कर्ण वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, कर्ण वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, कर्ण वोट, ये तो टैक्स बिल को हाँ बोल रखा है, एक सेकेंड, कर्ण वोट अगेंस्ट, हमें क्या बोला है, मस्ट बी ट्रू होना चाहिए, कर्ण वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, एक सेकेंड, कर्ण वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, और यहाँ पर भीम वोट फॉर द स्कूल बिल, भीम वोट फॉर द स्कूल बिल, नहीं ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, अच्छा भीम वोट फॉर द स्कूल बिल, ये फॉल्स है, ये गलत दे रखा है, ये होगा वोट फॉर द टैक्स बिल, ये गलत दे रखा है, कर्ण वोट फॉर द टैक्स बिल होगा, कर्ण वोट फॉर द, ओ अच्छा ये ठीक ही तो है, मैंने कुछ गलत देख लिया होगा, सॉरी। देखो, कर्ण वोट अगेंस्ट द, क्या बोला है यहाँ पर, रुको एक मिनट, ये जाने दो थोड़ा सा, कर्ण वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, अच्छा चेक करते हैं, कर्ण वोट अगेंस्ट द टैक्स बिल, नहीं उन्होंने फॉर किया है, अच्छा तो ये भी फॉल्स है ना, ये भी फॉल्स है, बताओ क्या मैंने सही सही किया, पढ़ के तो देखना पड़ेगा ना, बस पढ़ के ही तो देखना है और कुछ नहीं, क्या मैंने सही सही किया देख लो, देखो ये वाला फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये ट्रू है, ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, चेक करो आप लोग अपने कॉपी में, अर्जुन ने वोट फॉर टैक्स बिल किया है, नहीं अर्जुन ने वोट अगेंस्ट टैक्स बिल किया कर रखा है, देखो अर्जुन ने वोट अगेंस्ट टैक्स बिल, वो अर्जुन ने टैक्स बिल को ना बोल रखा है, कर्ण ने रिक्रिएशन बिल को ना बोल रखा है, ये देखो इस यहाँ पर बोल रखा है फॉर, इसीलिए फॉल्स कर दिया मैंने। कर्ण वोट फॉर द स्कूल बिल, कर्ण ने स्कूल बिल को हाँ बोला है, कर्ण ने स्कूल बिल को हाँ बोला है, सही है, इसीलिए वही आंसर होगा, बाकी नीचे का 2 फॉल्स है। कर्ण वोट अगेंस्ट टैक्स बिल, कर्ण वोट अगेंस्ट टैक्स बिल, नहीं उन्होंने हाँ बोल रखा है टैक्स बिल को, तो इसलिए फॉल्स है। भीम वोट फॉर द स्कूल बिल, भीम वोट फॉर द स्कूल बिल, ये भी गलत है, इन्होंने ना बोल रखा है, तो हमारा आंसर सही हो गया ये वाला सी, ऑप्शन सी, देख लो ठीक है, ऑप्शन सी होगा, आ गया समझ में। यस मैम। अच्छा यहाँ पर ये ना थोड़ा सा ऐसे कर लेते, नहीं तो बार बार ये आ जा रहा है, आंसर ई दे रखा है, चेक करेंगे सही है कि गलत, कभी कभी आंसर गलत रहता है। इफ वन ऑफ द मेंबर ऑफ द काउंसिल वोट अगेंस्ट एग्जैक्टली द सेम बिल एज डज another member of the council, then which one of the following statement must be true, बोल रहा है कि if one of the member of the council votes against exactly the same bill as does another, मतलब एक ने जिसे ना कहा है दूसरे ने भी उसे ना कहा है, ऐसे कौन से मेंबर है, देखो ऐसे ना अर्जुन और भीम में देखो बिल्कुल वही वाला सिचुएशन है, अर्जुन ने रिक्रिएशन को हाँ बोला, भीम ने भी रिक्रिएशन को हाँ बोला, अर्जुन ने टैक्स को ना बोला, भीम ने भी टैक्स को ना बोला, अर्जुन ने स्कूल बिल को ना बोला, भीम ने भी स्कूल बिल को ना बोला, ठीक है, तो ये इन दोनों का जोड़ी बन रहा है। अब देखते हैं कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू होगा, अर्जुन वोट फॉर द टैक्स बिल, चेक करते हैं, अर्जुन वोट फॉर द टैक्स बिल, नहीं ये फॉल्स है, अर्जुन ने वोट अगेंस्ट टैक्स बिल कर रखा है। कर्ण वोट फॉर द रिक्रिएशन बिल, चेक करते हैं, कर्ण वोट फॉर द रिक्रिएशन बिल, कर्ण वोट फॉर द रिक्रिएशन बिल, नहीं अगेंस्ट है,
तो ये फॉल्स हो गया, ठीक है। कर्ण वोट अगेंस्ट द स्कूल बिल, चेक करते हैं कर्ण वोट अगेंस्ट स्कूल बिल है कि नहीं। कर्ण वोट अगेंस्ट स्कूल बिल, फॉल्स, उन्होंने तो हाँ बोल रखा है। कर्ण, यहाँ पर कर्ण होगा, ठीक है, ये थोड़ा सा गलत है, ये हर जगह पे कर्ण होगा, यहाँ पर मिस प्रिंट है। कर्ण वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल, कर्ण ने एक ही बिल को हाँ बोल रखा है, कर्ण ने दो बिल को हाँ बोल रखा है, टैक्स और स्कूल बिल, तो ये भी इंफॉर्मेशन गलत है। मतलब आंसर ये होगा, एक तो ट्रू होगा ना, ये सब जब गलत है क्योंकि एक ट्रू होना चाहिए तो ये ट्रू होगा। अब चेक करेंगे कि ट्रू है कि नहीं। भीम वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल, भीम वोट फॉर एग्जैक्टली वन बिल, हाँ एक ही बिल को उन्होंने हाँ बोल रखा है, दैट इज रिक्रिएशन बिल। तो ऑप्शन ई जो है ये हम लोग का आंसर हो जाएगा, तो ये सही दिया हुआ है, ऑप्शन ई हम लोग का आंसर हो गया, ठीक है। तो ये देखो 1 से 4, 1 से 4 हम लोग का यहाँ पर सॉल्व हो गया। तो इस तरह से डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन जो है हमें सॉल्व करना पड़ेगा। अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये और भी केयरफुली हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। क्या बोला है, ए फेमस रिटेल इलेक्ट्रॉनिक शोरूम चेन हैज 6 न्यू मोबाइल फोन मॉडल, 6 नया मोबाइल फोन का मॉडल है, T, V, W, X, Y एंड Z, ये मोबाइल फोन का मॉडल है। ईच इक्विप्ड विथ एटलीस्ट वन ऑफ द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस, हर एक मोबाइल में ये तीनों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन रहना चाहिए। क्या फीचर्स है देखो, डिजिटल कैमरा, म्यूजिक प्लेयर, ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। मतलब टी कैमरा में एटलीस्ट एक तो रहेगा, या तो डिजिटल कैमरा रहेगा, या तो म्यूजिक प्लेयर रहेगा, या तो ऑफिस डॉक्यूमेंट रहेगा। बोल रहा है कि एटलीस्ट वन ऑफ, मतलब तीनों भी रह सकता है, मतलब या तो एक रहेगा, या तो दो रहेगा, या तो तीनों रहेगा। मतलब ऐसा कोई भी फोन नहीं है जिसमें ये तीनों में से कोई भी फीचर्स नहीं है, ऐसा कोई फोन नहीं है। मतलब कोई भी फोन हो उसमें या तो डिजिटल कैमरा, या तो म्यूजिक प्लेयर, या तो ऑफिस डॉक्यूमेंट रहेगा ही रहेगा। उस मतलब तीनों ऑप्शन भी रह सकता है, दो ऑप्शन भी रह सकता है, एक भी रह सकता है, क्योंकि बोल रखा है एटलीस्ट। नो मोबाइल हैज एनी अदर ऑप्शन, अच्छा इसके अलावा और कोई फीचर्स है नहीं। द फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई, अब कुछ ऑप्शंस यहाँ पर दे रखा है, फॉलोइंग कंडीशंस अप्लाई, क्या बोला है देखो, भी फीचर्स बोथ ए डिजिटल कैमरा एंड एन ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। भी जो मोबाइल फोन है इसमें दो ऑप्शन है अवेलेबल, डिजिटल कैमरा, ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर, ठीक है ये वाला। W has digital camera and music player. W and Y have no option in common. W और Y का कोई भी कॉमन ऑप्शन नहीं होगा। X has more option as compared to W. X का W से ज्यादा ऑप्शन है, मतलब W के पास अगर 3 ऑप्शन होगा तो सॉरी W के पास नहीं, अगर X के पास है ना, X हैज मोर ऑप्शन एज कंपेयर टू W, मतलब X और W का अगर देखो, X के पास 3 ऑप्शन होने से W के पास दो ही होगा, तीन नहीं हो सकता। या फिर X के पास अगर दो है तो W के पास एक होगा, और X के पास अगर एक है तो W के पास कुछ नहीं होगा। बट कुछ नहीं होगा ऐसा तो पॉसिबल नहीं, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि सभी के पास एटलीस्ट एक ऑप्शन होगा, मतलब ये वाला एप्लीकेबल नहीं होता है। फिर से समझो, एक्स के पास ज्यादा ऑप्शन है फीचर्स में डब्ल्यू से, डब्ल्यू वाला जो मोबाइल है उससे एक्स में ज्यादा फीचर्स है। तो सपोज मैक्सिमम फीचर्स क्या हो सकता है, 3। अगर एक्स में तीनों फीचर्स ही अवेलेबल है तो डब्ल्यू में दो ही फीचर्स हो सकते हैं। एक्स में अगर दो फीचर्स अवेलेबल, क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना, अभी जस्ट चेक कर रहे हैं, एक्स में अगर दो फीचर्स है तो डब्ल्यू में एक ही फीचर्स हो सकता है, और एक्स में अगर एक फीचर्स है तो डब्ल्यू में 0 होगा। बट ये एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि ऐसा कोई मोबाइल फोन नहीं है जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, एटलीस्ट वन ऑफ द ईच फॉलोइंग 3 ऑप्शंस तो होगा ही होगा। V and Z have exactly one option in common. V और Z का एक कॉमन ऑप्शन है, ठीक है। मतलब या तो दोनों के पास डिजिटल कैमरा हो सकता है, या तो दोनों के पास म्यूजिक प्लेयर हो सकता है, या फिर दोनों के पास ऑफिस डॉक्यूमेंट हो सकता है, पता नहीं कौन सा होगा। T has fewer option as compared to Z, ठीक है। Z और T में फ्यूअर ऑप्शन है, T हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू Z, मतलब Z में 3 होगा तो T में 2 ही होगा, Z में 2 होगा तो T में 1 होगा। इसका मतलब ये हो गया। फॉर एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ 6 मोबाइल फोन्स, ये क्वेश्चन आ रहा है, इट इज पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली विच ऑप्शन ईच वन हैज। अच्छा, तो ये हम लोगों का क्वेश्चन आ गया, बट पहले हम लोग क्या करेंगे, डिसीजन मेकिंग जैसे अभी सीखा उस तरह से हमें
कॉलम बनाना पड़ेगा। तो चलो पहले कॉलम बना लेते हैं। क्या क्या मोबाइल फोन है? टी भी WXYZ, WXYZ। फीचर्स क्या क्या है? ऑफिस डॉक्यूमेंट, म्यूजिक प्लेयर, डिजिटल कैमरा। ठीक है, ऑफिस डॉक्यूमेंट चेक कर लेते एक बार सही लिखा कि नहीं मैंने। डिजिटल कैमरा, हाँ ठीक है। ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर, इसका पूरा नाम है ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। अच्छा, अब यहाँ पर कॉलम बनाएंगे। यहाँ पर लिखना पड़ेगा, इसलिए मैंने थोड़ा सा क्लियर कर लिया, क्योंकि यहाँ पर लिख के मुझे समझाना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखने से प्रेजेंटेशन मतलब हम समझा पाएंगे बेटर वे में। ठीक है, अच्छा पहले देखो यहाँ पर क्या बोला है। वी फीचर्स बोथ ए डिजिटल कैमरा एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। तो भी के पास क्या है? भी के पास है डिजिटल कैमरा एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। तो भी कौन है यहाँ पर? तो बोलो किसमें राइट साइन लगा है? और इनके पास क्या क्या है? भी वाला जो मोबाइल फोन है, इसके भी वाले मोबाइल फोन में दो फीचर्स है, डिजिटल कैमरा, ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर और डिजिटल कैमरा, देखो सही है, ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर और डिजिटल कैमरा। अच्छा नेक्स्ट देखो, डब्ल्यू हैज डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर। डब्ल्यू के पास डिजिटल कैमरा और म्यूजिक प्लेयर है। डब्ल्यू के पास डिजिटल कैमरा और म्यूजिक प्लेयर है। ठीक है, डब्ल्यू के पास डिजिटल कैमरा और म्यूजिक प्लेयर है। अच्छा उसके बाद W एंड Y हैव नो ऑप्शन इन कॉमन। W और Y का कोई कॉमन ऑप्शन नहीं, यहां से लॉजिक शुरू होता है। W और Y का कोई कॉमन ऑप्शन नहीं है, तो मुझे एक चीज बताओ कि W के पास अगर म्यूजिक प्लेयर है तो क्या Y के पास म्यूजिक प्लेयर होगा? इस बात को ध्यान में रख के कि दोनों का कोई कॉमन ऑप्शन नहीं है। तो W के पास अगर म्यूजिक प्लेयर है तो क्या Y के पास म्यूजिक प्लेयर होगा? बताइए। नो मैम। नो मैम, नहीं होगा। ठीक है, Y के पास म्यूजिक प्लेयर नहीं होगा। W के पास डिजिटल कैमरा है तो क्या Y के पास डिजिटल कैमरा होगा? क्योंकि कंडीशन है कि दोनों का कोई कॉमन ऑप्शन नहीं है। बताओ बताओ, डिजिटल कैमरा Y के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? क्योंकि नो WY मैम। का नहीं होगा। ठीक है, अब हर एक मोबाइल के पास कम से कम एक फीचर्स होता ही है। कहां पर बोला था? एकदम स्टार्टिंग में, एटलीस्ट एक तो होगा ही। तो Y का कंडीशन देखो, Y के पास म्यूजिक प्लेयर नहीं है, डिजिटल कैमरा नहीं है, तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बताओ, ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर Y के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं तो इसके पास तो तीनों में से कोई ऑप्शन भी नहीं रहेगा। लेकिन क्वेश्चन तो बोल रहा है कि सारे मोबाइल फोन में कम से कम एक ऑप्शन होगा, तो Y के पास ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर होगा? सोच के बताइए, क्या Y के पास ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर यस मैम। होगा? ठीक है, अच्छा अगर Y के पास ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर है तो क्या W के पास वो रहेगा? क्योंकि Y W में तो कोई कॉमन नहीं है। जैसे W के पास म्यूजिक प्लेयर है तो नो Y मैम। के, तो ये इसका ना हो जाएगा ना, क्योंकि W के पास म्यूजिक प्लेयर था तो Y के पास म्यूजिक प्लेयर नहीं होना चाहिए। डिजिटल कैमरा W के पास था तो Y के पास डिजिटल कैमरा नहीं होना चाहिए। तो Y के पास अगर ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर है तो W के पास ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर नहीं होगा। ठीक है, इससे हम लोगों ने इतना सारा पॉइंट जो है बना लिया। अब नेक्स्ट फिर से पढ़ते हैं। X has more option as compared to W। X के पास W से ज्यादा ऑप्शन है। ठीक है, X के पास W से ज्यादा ऑप्शन है। तो बताओ
W के पास दो ऑप्शन है तो X के पास कितना होगा? W के पास दो फीचर्स है तो X के पास कितना होगा? क्योंकि X हैज मोर ऑप्शन, तो W के पास अगर दो ऑप्शन है तो X के पास कितना होगा? अगर X के पास ज्यादा ऑप्शन है, मोर कंपेयर टू W, तो बताओ X के पास कितना ऑप्शन होना चाहिए अगर W से ज्यादा है? तो टोटल तो तीन ही ऑप्शन है ना, सोच के बताओ। बताओ X के पास कितना ऑप्शन होगा? अगर W के पास दो है तो X के पास कितना होगा? क्योंकि मैम W तीनों के ऑप्शन होगा। तीनों ऑप्शन होगा, है ना? तीनों ऑप्शन होगा। थोड़ा सा ठंडे दिमाग से सोचने से ही आंसर आ जाएगा, पजल की तरह है और कुछ नहीं। तीनों ऑप्शन होगा क्योंकि X के पास W से ज्यादा है, ठीक है? तो X के पास तीनों ऑप्शन होगा, तो हाँ, यहाँ भी हाँ और यहाँ भी हाँ। देखो X कॉलम भी बन गया, ठीक है? X के पास तीनों ऑप्शन होगा क्योंकि X के पास W से ज्यादा ऑप्शन है, ठीक है? बचा बस T और इधर Z। अच्छा, और यहाँ भी का एक पॉइंट। चलो फिर से पढ़ते हैं। V एंड Z हैव एग्जैक्टली वन ऑप्शन इन कॉमन। V और Z का एक कॉमन ऑप्शन है, एक कॉमन ऑप्शन है, ठीक है? अच्छा, V और Z का एक कॉमन ऑप्शन है, अच्छा है। अब देखो आगे क्या बोल रहा है। हम्म, T हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू Z। अच्छा, T के पास Z से कम ऑप्शन है, ठीक है? तो Z के बारे में दो चीज बता रखा है, Z के बारे में दो चीज बता रखा है। एक तो उसका लिंक V से है, दूसरा उसका लिंक जो है T से है। यही मुझे बताना है, इसके लिए मैंने यहाँ पर जगह बनाया। अब देखो यहाँ पर हम लिख के दिखाते हैं ये पॉइंट। जो Z है उसके बारे में हमें दो इंफॉर्मेशन मिला है। क्या मिला है? Z का एक कॉमन ऑप्शन है, कॉमन ऑप्शन टू भी, ठीक है? Z और V का एक कॉमन ऑप्शन है, एग्जैक्टली एक ही कॉमन ऑप्शन है। और यहाँ पर V एंड Z एग्जैक्टली वन ऑप्शन इन कॉमन। T हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू Z, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर क्योंकि अच्छा देखो, और एक बार पढ़ के बताते। V एंड Z हैव एग्जैक्टली वन ऑप्शन, एग्जैक्टली कॉमन ऑप्शन टू भी एग्जैक्टली वन, ये लिखना चाहिए, एग्जैक्टली वन। सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जो भी के साथ कॉमन होगा, सिर्फ एक। एग्जैक्टली का मतलब होता है ओनली, सिर्फ एक ही कॉमन होगा, ठीक है? और यहाँ पर बोल रहा है T हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू Z। अच्छा, ये वाला पॉइंट देखो, T हैज फ्यूअर ऑप्शन, ये वाला पॉइंट एक बार लिखते हैं। T हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू Z। Z से T के पास कम ऑप्शन होगा, ठीक है? Z से T के पास कम ऑप्शन होगा। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब भी मैंने समझाया कि अगर Z के पास तीन ऑप्शन है तो T के पास दो होगा, ठीक है? Z के पास अगर दो ऑप्शन है तो T के पास एक होगा, यही होना चाहिए, ठीक है? अच्छा, तो Z का कितना सारा ऑप्शन हो सकता है? एक तो Z का ऐसा ऑप्शन है जो कि भी से बिल्कुल मिलता जुलता है। Z का सिचुएशन देखो, Z का दो सिचुएशन है, Z का लिंक दो जगह पे है, एक तो भी से है और एक हम लोगों का T से है। तो Z के पास, बोलो Z के पास या तो तीन ऑप्शन होगा या तो दो ऑप्शन होगा, ठीक है? Z के पास या तो तीन ऑप्शन होगा या तो दो ऑप्शन होगा। हम लोग देखते हैं Z और T में कुछ भी हमें मिला हुआ है नहीं, कुछ भी नहीं पता है हमें। Z और T पूरा पूरी ब्लैंक है हम लोगों के पास, ठीक है? अच्छा, यहाँ पर बोला है कि Z का एक ऑप्शन ऐसा है जो भी से कॉमन है, तो इसका मतलब Z के पास मिनिमम कितना ऑप्शन होना चाहिए? मिनिमम दो ऑप्शन होना चाहिए, ठीक है? और मैक्सिमम तीन ऑप्शन हो सकता है। Z का सिचुएशन सोचो, Z के पास मिनिमम दो हो सकता है, अगर बहुत ही कम हो तो दो हो सकता है, और बहुत ही ज्यादा हो तो तीन हो सकता है। Z के पास एक से ज्यादा ऑप्शन होगा। क्यों Z के पास एक से ज्यादा ऑप्शन होगा? क्योंकि T के पास बोल रहा है कि Z से कम ऑप्शन है, तो T के पास कम से कम एक ऑप्शन अगर होगा, क्योंकि एक तो सभी के पास होना चाहिए, ये पॉइंट अच्छे से सुनो, एक ऑप्शन तो सभी के पास होना चाहिए, मतलब T हो, Z हो या कोई भी मोबाइल फोन हो, सभी के पास एक ऑप्शन होना चाहिए। तो T के पास Z से कम है तो Z के पास कितना ऑप्शन हो सकता है? मिनिमम दो, मैक्सिमम तीन हो सकता है, जिसमें से एक ऑप्शन उनका भी के साथ मिल जाता है। Z मोबाइल का एक ऑप्शन भी के साथ कॉमन होता है, तो अगर Z के पास
दो ऑप्शन है तो एक कॉमन टू भी है, एक हो जाएगा नॉट कॉमन टू भी, है ना। देखो सोच के देखो कि z के पास मिनिमम 2 और मैक्सिमम 3 हो सकता है, और उसमें से एक भी के साथ कॉमन होगा, एक नॉट कॉमन टू भी होगा, ठीक है। अच्छा, अब जो कॉमन होगा वो कौन सा हो सकता है, या तो वो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर होगा, ठीक है, या तो वो डिजिटल कैमरा होगा, है ना। या तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर होगा या तो डिजिटल कैमरा होगा, क्योंकि भी के पास ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर है और डिजिटल कैमरा है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर बोला है कि एक नॉट कॉमन टू वी भी है, तो बताओ नॉट कॉमन टू वी कौन सा होगा। नॉट कॉमन टू वी कौन सा होगा, ये हमें सोचना पड़ेगा कि जेड का दो ऑप्शन हो सकता है, मतलब म्यूजिक जेड का प्लेयर। म्यूजिक प्लेयर, करेक्ट, म्यूजिक प्लेयर। नॉट कॉमन टू बी वही होगा ना, क्योंकि भी के पास अगर ये देखो ये दोनों में से कोई एक जेड के पास होगा तभी वो कॉमन होगा, इसका मतलब नॉट कॉमन टू बी कौन सा हो जाएगा, म्यूजिक प्लेयर, यानी जेड के पास म्यूजिक प्लेयर होगा जरूर, जो कि भी के पास नहीं होगा, जो कि भी के पास नहीं होगा। यही वाला पॉइंट मुझे समझाना था कि इसका आंसर म्यूजिक प्लेयर आएगा, जब तक ये आंसर नहीं दे पाएंगे हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर जेड के पास मिनिमम दो ऑप्शन हो सकता है, जिसमें एक कॉमन टू भी है, एक नॉट कॉमन टू भी, और एक अगर तीन ऑप्शन है तो और एक कुछ हो सकता है, ठीक है। तो जो कॉमन टू भी है वो इन दोनों में से कोई एक होगा, वो तो हमें नहीं पता चल रहा है। और जो नॉट कॉमन है, एक तो ऑप्शन होगा ना जो नॉट कॉमन है, नॉट कॉमन का मतलब जेड के पास है भी के पास नहीं है, इसका मतलब जेड के पास डेफिनेटली म्यूजिक प्लेयर होगा, जो कि भी के पास नहीं है, भी के पास म्यूजिक प्लेयर नहीं है। अब आगे पढ़ो, यहाँ पर बोल रहा है ये वाला हमें पता चल गया, कॉमन ये वाला नॉट कॉमन वाला ऑप्शन हमें पता चल गया, नॉट कॉमन ऑप्शन कौन सा हो गया, म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। अब कॉमन ऑप्शन में से कोई भी एक हो सकता है, या तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर या तो डिजिटल कैमरा, ठीक है, ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर या फिर डिजिटल कैमरा। अच्छा, अब देखते हैं कि टी के पास दो ही ऑप्शन होगा या तो एक ऑप्शन होगा, ठीक है। अच्छा, अगर जेड के पास तीन ऑप्शन है तो टी के पास जेड से कम होगा। अब ये तीनों में से ये दो जो पेयर बना रखा है इसमें से कोई एक पेयर बन सकता है, 3-2 या 2-1, ठीक है, 3-2 या 2-1 बन सकता है। अब पढ़ के देखो, V and Z exactly one option in common, T has fewer option as compared to Z। अच्छा, आगे यहाँ पर और एक बात देख लेते हैं, भी फीचर्स बोथ है डिजिटल कैमरा एंड एन ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर, भी के पास डिजिटल कैमरा और एंड ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर है और ये वाला नहीं है, ठीक है। म्यूजिक प्लेयर, डब्ल्यू हैज डिजिटल कैमरा एंड म्यूजिक प्लेयर, डब्ल्यू हैज डिजिटल कैमरा म्यूजिक प्लेयर, ये सब देख लिया हम लोगों ने। वी एंड जेड हैव एग्जैक्टली वन ऑप्शन इन कॉमन, वी एंड जेड एक ही कॉमन ऑप्शन है, भी और जेड का एक ही कॉमन ऑप्शन है। अच्छा, तो इसका मतलब भी और जेड का अगर एक ही कॉमन ऑप्शन है, अच्छा ये दोनों में से तो कोई भी एक हो सकता है ना, तो इसको फिर से एक बार हमें सोचना पड़ेगा। अच्छा, एग्जैक्टली वन ऑप्शन इन कॉमन वो तो देखना पड़ेगा, टी हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू जेड, टी हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू जेड। अच्छा, अच्छा देखो, तो Z का तो कम से कम दो ऑप्शन होगा ना, Z का कम से कम दो ऑप्शन तो होगा, एटलीस्ट टू, यहां पर लिखते हैं एटलीस्ट टू ऑप्शन होगा जेड मोबाइल में, ठीक है। एक तो हो जाएगा नॉट कॉमन टू भी और एक हो जाएगा कॉमन टू भी, एक होगा कॉमन टू भी, मतलब या तो उसके पास डॉक्यूमेंट व्यूअर होगा या तो फिर उसके पास डिजिटल कैमरा होगा, या तो डिजिटल कैमरा होगा कॉमन में। अच्छा, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे हम लोग, कॉमन कौन सा होगा, चेक करते हैं फिर से एक बार, देखो यहाँ पर टी का फिर क्या कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग, टी को कैसे कैलकुलेट करेंगे, टी हैज फीवर ऑप्शन एज कंपेयर टू जेड, जेड से कम ऑप्शन है। अच्छा, जेड से कम ऑप्शन है, कुछ तो छुपा होगा, फिर से देखना पड़ेगा। क्वेश्चन में देखे, फॉर एग्जैक्टली हाउ मेनी ऑफ द 6 मोबाइल फोन इज इट पॉसिबल टू डिटरमाइन एग्जैक्टली विच ऑप्शन ईच वन हैज, मतलब कितने मोबाइल फोन है जिसमें पूरा डिटेल्स मिल गया है, पूरा डिटेल्स मिल रहा है ऐसा कितना मोबाइल फोन है, पूरा डिटेल्स मिला है ऐसा कितना मोबाइल फोन है, बताओ। यहाँ पर इतना ही फुलफिल हो रहा है, आगे क्वेश्चन देखना पड़ेगा, और तो इससे नहीं हो रहा है। ऐसा कितना मोबाइल फोन है जिसका सारा डिटेल्स मिल गया है, भी, डब्ल्यू, एक्स और जेड, बोलो। 4, है ना।
4, तो इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी यानी 4, इसलिए आंसर 4 कर रखा है। तो अब इसके बाद तो कुछ बन नहीं रहा है, जो भी मैंने पढ़ा 2-3 बार पढ़ लिया तो इतना ही बन रहा है। आगे देखते क्वेश्चन से कुछ बन जाएगा क्या। विच वन ऑफ द फॉलोइंग मस्ट बी फॉल्स, कौन सा फॉल्स होना चाहिए। एग्जैक्टली 5 मोबाइल फोन फीचर से म्यूजिक प्लेयर, मतलब 5 मोबाइल फोन का म्यूजिक प्लेयर है। चेक करते हैं म्यूजिक प्लेयर जो है 5 मोबाइल फोन में अवेलेबल होगा कि नहीं। 1 2 3, अगर टी में म्यूजिक प्लेयर होता भी है तो क्या 5 मोबाइल फोन में होगा, बोलो। अगर टी में म्यूजिक प्लेयर, फिर से एक बार क्वेश्चन बताते हैं, देखो बोल रहा है कि कौन सा फॉल्स है। एग्जैक्टली 5 मोबाइल फोन फीचर से म्यूजिक प्लेयर, 5 मोबाइल फोन के पास म्यूजिक प्लेयर है, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये बात सही है, देखते हैं। देखो म्यूजिक प्लेयर जो है सभी का डिटेल्स मिल चुका है एक्सेप्ट टी, और टी के पास म्यूजिक प्लेयर हाँ भी हो सकता है ना भी, क्योंकि अभी हमें पता नहीं। लेकिन अगर हाँ होता भी है तब भी क्या 5 मोबाइल फोन होगा जिसके पास म्यूजिक प्लेयर होगा, बताओ। क्या 5 मोबाइल फोन होगा जिसके पास म्यूजिक प्लेयर होगा। अगर टी हाँ भी हो जाता है तो भी तो 4 ही बनेगा। बोलो मेरा पॉइंट समझ में आया कि नहीं। क्या कभी भी 5 मोबाइल फोन के पास म्यूजिक प्लेयर हो सकता है जो हम लोगों ने डिसीजन लिया, क्या ये पॉसिबल है। ये तो फॉल्स है। बोलो समझ में आया कि नहीं ये वाला पॉइंट, क्या ये फॉल्स नहीं है। एग्जैक्टली 5 मोबाइल फोन के पास म्यूजिक प्लेयर होगा, ये तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं ना। म्यूजिक प्लेयर कितने लोगों के पास है, कितने मोबाइल फोन के पास है, जेड एक, डब्ल्यू वाई के पास तो नहीं है, एक्स सेकेंड, डब्ल्यू थर्ड, मतलब 3, और टी अगर हाँ भी हो जाता है तो भी नहीं होगा, है ना, तो भी नहीं होगा, ना ही होगा। तो ये हमारा फॉल्स है, यही आंसर होगा। देख लेते हैं नीचे वाला, इसका मतलब ट्रू होना चाहिए। एग्जैक्टली 5 मोबाइल फोन फीचर से डॉक्यूमेंट व्यूवर, 5 मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट व्यूवर, डॉक्यूमेंट व्यूवर देख लो 1 2 3, हाँ हो सकता है ना, हो सकता है। अगर जेड के पास हाँ होता है, टी के पास हाँ होता है, तो 5 मोबाइल फोन के पास डॉक्यूमेंट व्यूवर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, वो तो हमें नहीं पता। तो हमें बोल रहा है कि एग्जैक्टली 5 मोबाइल फोन का डॉक्यूमेंट व्यूअर होगा, ये तो अभी हमें नहीं पता चल रहा है, तो ये ट्रू या फॉल्स कुछ भी हो सकता है। हमें बोला है मस्ट बी फॉल्स, तो ये मस्ट बी फॉल्स समझ में आ रहा है। एग्जैक्टली 4 मोबाइल फोन फीचर से म्यूजिक प्लेयर, म्यूजिक प्लेयर 4 मोबाइल फोन के पास, देख लो 1 2 3 4, एग्जैक्टली 4 मोबाइल फोन के पास म्यूजिक प्लेयर जो है, इसका कंफर्मेशन नहीं दे सकते हैं ना, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। क्यों ट्रू या फॉल्स हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अगर टी में हाँ हो तभी 4 होगा, अगर टी में ना हो तो 5 हो जाएगा, इसीलिए ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स, तो ये मस्ट में नहीं आ रहा है, मे भी हो जा रहा है। एग्जैक्टली 4 मोबाइल फोन फीचर्स डिजिटल कैमरा, 4 मोबाइल फोन्स के पास डिजिटल कैमरा, तीनों के पास तो है, 4 हो भी सकता है 5 भी हो सकता है ना। अगर टी और जेड दोनों में हाँ हो जाए तो 4 या 5 दोनों में से कोई भी हो सकता है ना, तो ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, तो ये मस्ट भी फॉल्स नहीं हुआ। एग्जैक्टली 4 मोबाइल फोन फीचर्स डॉक्यूमेंट व्यूअर, डॉक्यूमेंट व्यूअर 4 के पास ही होना चाहिए ऐसा बोल रहा है। 1 2 3 4 5 भी हो सकता है, ये ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है, ये सिचुएशन ट्रू भी हो सकता है फॉल्स भी हो सकता है। क्योंकि ये सब मे बी सिचुएशन है, हमें बोला है मस्ट बी फॉल्स सिचुएशन, दैट इज ऑप्शन ए, इसीलिए आंसर ऑप्शन ए होगा। बोलो समझ में आया, 9 का आंसर समझ में आया किस तरह से हमें देना है। यस मैम। अच्छा 10th का शायद हमें कुछ हेल्प मिल जाए कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, जो भी हमारा बॉक्सेस खाली है। इफ जेड हैज नो ऑप्शन इन कॉमन विथ टी, जेड का कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है जो टी के साथ कॉमन है, बट हैज एटलीस्ट वन ऑप्शन इन कॉमन विथ एवरी अदर मोबाइल फोन। बोल रहा है कि जेड ऐसा फोन है जिसका टी के साथ कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है, नॉट कॉमन विथ टी, बट बाकी सारे मोबाइल फोन के साथ जेड का एक ऑप्शन तो टैली हो जाएगा। अगर ऐसा है तो ऐसा, ये अगर सिचुएशन है तो हमें पहले इस सिचुएशन को यूज करना पड़ेगा यहाँ पर इसको फिलअप करने के लिए। बोल रहा है कि जेड का ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है जो टी के साथ कॉमन हो, तो जेड के पास अगर म्यूजिक प्लेयर है तो क्या टी के पास म्यूजिक प्लेयर होगा। अगर जेड के पास म्यूजिक प्लेयर है तो क्या टी के पास म्यूजिक प्लेयर होगा, क्योंकि बोल रहा है कि जेड हैज नो ऑप्शन इन कॉमन विथ टी, तो जेड के पास अगर म्यूजिक प्लेयर है तो क्या टी के पास म्यूजिक प्लेयर होगा, सोच के बताइए। नो मैम। नो मैम। नहीं होगा ना, कॉमन नहीं है तो नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा, अब बोल रहा है बट हैज एटलीस्ट वन ऑप्शन इन कॉमन विथ एवरी अदर मोबाइल फोन, बाकी सारे मोबाइल फोन के साथ एक कॉमन ऑप्शन है, मतलब भी और जेड में एक कॉमन होगा, डब्ल्यू और जेड में एक कॉमन होगा, एक्स और जेड में एक कॉमन होगा, वाई और जेड में एक कॉमन होगा। अब हम चेक करेंगे, आप लोग मत लिखो, ठीक है, हम लिखते हैं, आप लोग देखो कैसे होगा, क्योंकि इसको हमें जो है रब भी करना पड़ेगा, ठीक है, या फिर पेंसिल अगर हाथ के सामने तो पेंसिल यूज करके कर सकते हैं। सपोज मैंने ये एजम्पशन लगाया कि जेड के पास जो है डिजिटल कैमरा है, ऐसा मैंने एजम्पशन लगाया, ये एजम्पशन बेसिस पे करा, ऐसे गोला कर दिया, तो जेड के साथ बाकी सारे मोबाइल फोन का एक ऑप्शन कॉमन होगा, ठीक है। तो Z के पास क्या है, Z के पास इसका मतलब डिजिटल कैमरा है, म्यूजिक प्लेयर है, तो V के साथ Z का कॉमन ढूंढते हैं। V में ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर है जो मैंने Z पे नहीं दिखाया है, ठीक है, Z पे नहीं दिखाया है। अच्छा, V के पास म्यूजिक प्लेयर नहीं है, Z के पास है, V के पास डिजिटल कैमरा है, Z के पास भी है, तो V के साथ Z का कॉमन मिल गया। W और Z में कॉमन ढूंढो, W और Z में कॉमन, तो ये जो लगा हुआ है टिक उससे ही हम लोग चेक करेंगे। W के पास म्यूजिक प्लेयर है, Z के पास है, यहाँ पर दो चीज कॉमन हो रहा है, W के साथ Z का, चलो ठीक है। X में देखो, X में भी कॉमन हो रहा है। Y में देखो, Y में जो है कॉमन नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पर डिजिटल कैमरा को हाँ करेंगे तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर को हमें ना करना पड़ेगा। क्यों ना करना पड़ेगा, क्योंकि Z के पास कितना ऑप्शन होगा, Z के पास दो ऑप्शन होगा, ठीक है, जेड के पास जो है दो ऑप्शन होगा, यहाँ पर बोला हुआ है ना, ये देखो, जेड हैज, यहाँ पर एकदम स्टार्टिंग में बोला हुआ था, ये देखो, V and Z have exactly one option in common, T has fewer option as compared to Z, T के पास Z से कम ऑप्शन है, ठीक है। तो T के पास अगर मैंने T में एक क्रॉस लगा दिया है यहाँ पर, तो अगर यहाँ पर देखो कि अभी जो सिचुएशन है, T के पास अगर दो ऑप्शन होगा तो Z के पास तीन ऑप्शन होना चाहिए, और यहाँ पर अगर T has fewer option as compared to Z for exactly, अच्छा चलो, ये इससे तो पता नहीं चलेगा, यहाँ पर रुको एक सेकेंड, तो ये क्रॉस क्यों लगाएंगे वो हम बताते हैं, देखो एक सेकेंड, कोई एक पॉइंट तो है, VWWY, अच्छा, Z का इंफॉर्मेशन, V एंड Z हैव एग्जैक्टली वन ऑप्शन इन कॉमन, T हैज फ्यूअर ऑप्शन एज कंपेयर टू Z, अच्छा, Z के साथ T का कुछ भी कॉमन नहीं है, ओके, तो Z के साथ T का कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये हो गया। डिजिटल कैमरा यहाँ पर एटलीस्ट टू होना चाहिए, चलो देखते हैं यहाँ पर, एग्जैक्टली 5 मोबाइल फोन फीचर से म्यूजिक प्लेयर, ये फॉल्स है। अच्छा, Z हैज नो ऑप्शन, यहाँ पर फिर से पढ़ते हैं, Z हैज नो ऑप्शन इन कॉमन विथ T बट हैज एटलीस्ट वन ऑप्शन इन कॉमन विथ एवरी अदर मोबाइल फोन, बाकी सारे मोबाइल फोन के साथ एक कॉमन ऑप्शन होगा, बाकी सारे मोबाइल फोन के साथ एक कॉमन ऑप्शन होगा, ठीक है, बाकी सारे मोबाइल फोन के साथ एक कॉमन ऑप्शन हो जा रहा है। यहाँ पर देखते हैं, टी के साथ नहीं होगा, अच्छा, टी के साथ नहीं होगा, तो अगर मैंने जेड पे हाँ लगाया है यहाँ पर, डॉक्यूमेंट व्यूअर, अच्छा, लेकिन जेड के पास ना दो ही ऑप्शन होगा, नॉट कॉमन टू भी और एक कॉमन टू भी, अच्छा, नॉट कॉमन टू भी तो होगा एक, अच्छा हाँ, एक नॉट कॉमन टू भी तो होगा, ये दोनों में से, मतलब ये दोनों में से जेड का एक क्रॉस लगेगा। फिर से एक बार समझो, ठीक है, फिर से एक बार समझाते हैं, देखो ये तो दिखाएंगे, यहाँ पर हम लोगों ने क्या निकाला कि जेड और टी का कोई भी ऑप्शन कॉमन में नहीं है, तो जेड के पास अगर ये है, ठीक है, म्यूजिक प्लेयर है, तो टी के पास नहीं होगा। फिर यहाँ पर बोला है कि जेड के पास एक कॉमन ऑप्शन है भी के साथ और एक नॉट कॉमन टू भी होगा, ठीक है, एक ही ऑप्शन उसका भी के साथ कॉमन है, तो जेड का भी के साथ दूसरा कोई ऑप्शन कॉमन में नहीं होगा, मतलब या तो यहाँ क्रॉस लगेगा या तो यहाँ क्रॉस लगेगा, बट दोनों में तो नहीं लगेगा ना, तो हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा, वही हम बता रहे हैं कि अगर हम लोग यहाँ हाँ बोलेंगे तो यहाँ ना बोलना पड़ेगा, पहले इस पॉइंट को समझो। अगर हम लोग मान लेते हैं कि जेड के पास डिजिटल कैमरा है तो जेड के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि
V और Z में जो है एक ही ऑप्शन कॉमन होगा, ठीक है, दूसरा नहीं होगा। तो अगर एक कॉमन V के साथ अगर एक ऑप्शन कॉमन में, अगर हम लोग मानते हैं कि डिजिटल कैमरा कॉमन में है, तो डॉक्यूमेंट व्यूअर कॉमन में नहीं होगा। बोलो ये चीज समझ में आया? Z के पास अगर डिजिटल कैमरा कॉमन होगा V के साथ, तो फिर ये ऑफिस डॉक्यूमेंट नहीं होगा। या फिर अगर हम लोग मानते हैं कि उसके पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है, तो उसके पास डिजिटल कैमरा नहीं होगा। ये होगा कि नहीं, पॉइंट बताओ। क्योंकि V और Z में एक ऑप्शन कॉमन है तो बाकी अनकॉमन है। तो अगर कॉमन ऑप्शन हम लोग ये पहला वाला मान रहे हैं, ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर, तो ये क्रॉस लग जाएगा, ये हाँ होगा तो ये ना होगा, ये ना होगा तो ये हाँ होगा। बोलो ये पॉइंट समझ में आया? फिर इससे रीचेक करना पड़ेगा, तभी टी का कॉलम बनेगा। समझो एक बार कि भी और टी जेड में एक ही कॉमन ऑप्शन है, ठीक है। अनकॉमन तो निकाल लिया, म्यूजिक प्लेयर, ठीक है। तो कॉमन ऑप्शन क्या है? या तो डिजिटल कैमरा या तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर। तो जेड के पास अगर डिजिटल कैमरा है तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर नहीं होगा, और अगर डिजिटल कैमरा ना है तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर हाँ होगा। अब इससे हम लोग चेक करेंगे, देखो किस तरह से चेक करेंगे। अब हमें एजम्पशन लेना पड़ेगा। सपोज मैंने मान लिया कि Z के पास क्या है, Z के पास डिजिटल कैमरा है, तो ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर नहीं होगा क्योंकि भी के साथ एक ही ऑप्शन कॉमन में। इस पे रीचेक करेंगे कि Z का वो ऑप्शन हमारा टैली हो रहा है कि नहीं। सारे कैमरा, सॉरी, सारे मोबाइल फोन के साथ एटलीस्ट एक ऑप्शन Z का कॉमन कॉमन होगा। तो अगर सिचुएशन ये है, तो Z और V में टैली करो, एक कॉमन ऑप्शन निकल गया। Z और W में टैली करो, एक कॉमन ऑप्शन निकल गया। Z और X में टैली करो, एक कॉमन ऑप्शन निकल गया। बट Z और Y में कोई भी कॉमन ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर हम लोग डिजिटल कैमरा को हाँ और ऑफिस डॉक्यूमेंट व्यूअर को ना बोल रहे, चेक कर लो। Y के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है, Z के पास नहीं है। Y के पास म्यूजिक प्लेयर नहीं है, Z के पास है। डिजिटल कैमरा Y के पास है, डिजिटल कैमरा Z के पास नहीं है, और इसके पास ना है। तो अगर हम लोग इसको हाँ और इसको ना बोलेंगे, तो जो हमारा लॉजिक है वो नहीं चलेगा, ठीक है। जो इसका मतलब क्या हो गया, ये हमारा गलत एजम्पशन हो गया। अब इसमें लगाओ हाँ और इसमें लगाओ ना। देखो Z और V में कॉमन होता है, एक यहाँ मिल गया, कम से कम एक होना चाहिए, एक देख लिया, आगे देखने का जरूरत नहीं है। Z और W में कॉमन देखो, Z और W में कॉमन, डॉक्यूमेंट व्यूअर तो कॉमन नहीं है, म्यूजिक प्लेयर कॉमन है। Z और X में कॉमन देखो, दो कॉमन है, ठीक है, डॉक्यूमेंट व्यूअर और म्यूजिक प्लेयर। Z और Y में कॉमन देखो, डॉक्यूमेंट व्यूअर। यानी Z में डॉक्यूमेंट व्यूअर को हाँ बोलना है, डिजिटल कैमरा को ना बोलना है। डिजिटल कैमरा यहाँ पर ना हो जाएगा। कैसे हम लोगों ने चेक किया कि T और Z में एक भी ऑप्शन जो है कॉमन नहीं है, उसको देखा हम लोगों ने। फिर भी के साथ एक ऑप्शन कॉमन है। अब ये दोनों में से क्या होगा वो हम लोगों ने एजम्पशन करके देखा, ऑन द बेसिस ये कि जेड जो मोबाइल फोन है उसका सारे मोबाइल फोन के साथ एक फीचर्स जो है कॉमन होता है, एक्सेप्ट टी, ठीक है। और टी और जेड में अगर कोई भी सिमिलरिटीज नहीं है, तो जेड के पास अगर डॉक्यूमेंट व्यूअर है तो टी के पास नहीं होगा, और जेड के पास अगर डिजिटल कैमरा ना है तो फिर टी के पास तो होगा ही होगा। वैसे भी टी का अगर दो क्रॉस लग चुका है, एक तो हाँ होना ही है, क्योंकि टी के पास एटलीस्ट एक, क्योंकि सबके पास एटलीस्ट एक फीचर हाँ होगा, एक फीचर जो है हाँ होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। इसे बार बार खुद से करके एक बार देखना पड़ेगा, तब जाके और भी क्लियरली समझ में आएगा। आई होप कि क्लियरली समझ में आ रहा है, क्योंकि हम बहुत धीरे धीरे ही करवा रहे हैं, ठीक है। और फिर से एक बार खुद से करके देखोगे, समझ में आ जाएगा। अगर कोई भी डाउट होगा तो हम फिर से बता देंगे, और अभी भी अगर कोई डाउट है तो आप लोग बोल सकते हो, हम बता देंगे। अब नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। Which one of the following must be false? Exactly 5 mobile phone features music player. 5 मोबाइल फोन के पास म्यूजिक प्लेयर है? नहीं, ये फॉल्स है, ठीक है। पूछा था कौन सा मस्ट बी फॉल्स होगा, तो यही फॉल्स हो गया, मस्ट बी फॉल्स यही हो गया ना। आगे नहीं भी देखेंगे तो चलेगा, आंसर यही है। बाकी आप लोग एक बार फिर से चेक करके देख सकते हो। 10th नंबर, इफ Z हैज नो ऑप्शन इन कॉमन विथ ट्री, यही वाला हम लोग कर रहे थे, सॉरी ये तो आंसर मैंने करवा दिया था। देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट मस्ट बी फॉल्स, कौन सा फॉल्स है? T हैज डिजिटल कैमरा, T के पास डिजिटल कैमरा है, चेक करो, T के पास डिजिटल कैमरा है, ये सही है, हमें फॉल्स ढूंढना है, तो ये नहीं होगा आंसर। जेड हैज डॉक्यूमेंट व्यूअर, जेड के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है, चेक करते हैं, जेड के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है, तो ये ट्रू है, मुझे फॉल्स आंसर ढूंढना है, ठीक है। एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डिजिटल कैमरा, 4 मोबाइल फोन के पास डिजिटल कैमरा है, डिजिटल कैमरा 4 मोबाइल, 1 2 3 4, 4 मोबाइल फोन के पास डिजिटल कैमरा है, हाँ ये तो सही है। अच्छा, एग्जैक्टली
यहाँ पर क्या बोला है, एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डॉक्यूमेंट वीवर। 4 मोबाइल फोन के पास डॉक्यूमेंट वीवर है, 1 2 3 4, 4 मोबाइल फोन के पास डॉक्यूमेंट व्यूअर है। एक ये भी सही है, हमें फॉल्स ढूंढना है। एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव म्यूजिक प्लेयर। 4 मोबाइल फोन के पास म्यूजिक प्लेयर है, सिर्फ 4 मोबाइल फोन के पास। 1 2 3 नहीं, ये गलत है, हमें फॉल्स ढूंढना था ना। ये सब ट्रू हुआ, ये सब ट्रू हुआ, ये वाला फॉल्स हुआ, यानी कि आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा। ठीक है। अच्छा 11, लास्ट, यही वाला लास्ट क्वेश्चन है 11, स्टॉप मतलब इस क्वेश्चन का। सपोज नो टू मोबाइल फोन मॉडल्स हैव एग्जैक्टली द सेम ऑप्शन एज वन अनदर, मतलब कोई भी दो मोबाइल फोन में कॉमन ऑप्शन नहीं है। इन दैट केस ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू एक्सेप्ट, सारा सच सही है, कौन सा फॉल्स है, मतलब एक्सेप्ट बोल रहा है कि सारा ट्रू है एक्सेप्ट ये सब में से कौन सा फॉल्स है। एक्सेप्ट बोल रहा है मतलब हमें फॉल्स ढूंढना है। ठीक है। तो एग्जैक्टली 3 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डिजिटल कैमरा। 3 मोबाइल फोन में डिजिटल कैमरा है, चेक करते हैं, 3 मोबाइल फोन में डिजिटल कैमरा है। नहीं, 3 से ज्यादा में है, 4 मोबाइल फोन में डिजिटल कैमरा है। एग्जैक्टली 3 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डिजिटल कैमरा। अच्छा एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डिजिटल कैमरा। अच्छा ये तो मेरा फॉल्स आया, शायद गलत दिया हुआ क्वेश्चन, देख लेते हैं। एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा 4 में है, डिजिटल कैमरा 1 2 3 4, हाँ 4 में है, ये भी सही है, ये तो ट्रू आ रहा है। एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डिजिटल कैमरा। एग्जैक्टली 3 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डॉक्यूमेंट व्यूअर। 3 में डॉक्यूमेंट व्यूअर है, डॉक्यूमेंट व्यूअर जो है 3 में है, नहीं 4 में है, 4 में डॉक्यूमेंट व्यूअर है, तो ये हो गया फॉल्स। अच्छा एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डॉक्यूमेंट व्यूअर। 4 मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट व्यूअर है, 4 मोबाइल फोन में डॉक्यूमेंट व्यूअर है, ये सही है, ये ट्रू है, ये ट्रू है। ठीक है। हमें फॉल्स ही ढूंढना है। एग्जैक्टली 4 ऑफ द 6 मोबाइल फोन है म्यूजिक प्लेयर। 4 मोबाइल फोन में म्यूजिक प्लेयर है, 1 2 3, 3 मोबाइल फोन में म्यूजिक प्लेयर है, ये फॉल्स है। अच्छा ये क्वेश्चन में भी ना थोड़ा गड़बड़ है, देखो क्यों गड़बड़ है, क्योंकि यहाँ पर 2 फॉल्स आ गया, 2 ट्रू और एक ये आंसर इन्होंने सी कर रखा है। मतलब यहाँ पर जो है ऑप्शन को हमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। देखो सपोज, या फिर क्या आप देख लेते हैं एक बार, नो टू मोबाइल मॉडल हैव एग्जैक्टली द सेम ऑप्शन। ऐसा मोबाइल फोन जिसमें एग्जैक्टली सेम ऑप्शन नहीं है, एग्जैक्टली सेम ऑप्शन नहीं है, 2 मोबाइल फोन जिसमें एग्जैक्टली सेम ऑप्शन नहीं है, जैसे कि टी, टी और जेड, इसमें एग्जैक्टली सेम ऑप्शन नहीं है, भी में कॉमन है, तो मतलब टी और जेड, अगर ऐसा यही 2 मोबाइल फोन होंगे जिसमें कोई कॉमन ऑप्शन नहीं है टी के साथ जेड का। एग्जैक्टली सपोज नो टू मोबाइल मॉडल हैव एग्जैक्टली द सेम ऑप्शन एज वन अनदर, इन दैट केस ईच ऑफ द फॉलोइंग कुड बी ट्रू, सारा जो बात है वो ट्रू होगा एक्सेप्ट ये वाला। अच्छा इन्होंने ऑप्शन सी दे रखा है, बट मेरे हिसाब से तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स आ गया, ऑप्शन सी को इन्होंने फॉल्स बोल रखा है। ऑप्शन सी एग्जैक्टली 3 ऑफ द, ये तो मेरा भी फॉल्स आ रहा है, बट बाकी ये 2 ट्रू आना चाहिए। एग्जैक्टली 3 ऑफ द 6 मोबाइल फोन हैव डिजिटल कैमरा। डिजिटल कैमरा 3 मोबाइल फोन का है, 4 मोबाइल फोन का है। अच्छा इसमें हम लोग टी और भी को नहीं ले सकते हैं शायद, एक सेकेंड, यहाँ पर बोल रहा है नो टू मोबाइल मॉडल हैव एग्जैक्टली द सेम ऑप्शन। अच्छा ये ना आप लोग एक बार पढ़ के देखिएगा, ठीक है, मुझे लगता है ये थोड़ा सा गड़बड़ है, मुझे देखना पड़ेगा, इसका रेक्टिफिकेशन मैंने किया नहीं है, आगे वाले का किया था तो मैंने दे दिया, ये वाला जो है ये एक बार देखना पड़ेगा, इसका रेक्टिफिकेशन करना पड़ सकता है, अगर गलत है आंसर एक बार देख लेते। सपोज नो टू मोबाइल मॉडल हैव एग्जैक्टली द सेम ऑप्शन एज वन अनदर, अगर ऐसा होता है तो उस केस में क्या होगा, तो ये जो पॉइंट है ना इसके ऊपर डिपेंड करके शायद आंसर बनाया हुआ है, एक बार मुझे देखना पड़ेगा कि गलत है कि नहीं, क्योंकि यहाँ पर जो दिया हुआ है उसके हिसाब से तो मेरा ट्रू फॉल्स मिक्सड अप आ जा रहा है, बाकी ऑप्शन सी है। ठीक है 11 का जो आंसर है ना वो हम एक बार बता देंगे कि यहाँ पर जो ऑप्शन है वो सही है कि नहीं, मुझे एक बार देखना पड़ेगा, क्योंकि जो रेक्टिफाई मैंने करवाया वो तो मैंने देखा था रेक्टिफाई करवा दिया, ये जो है शायद इसमें भी कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत हो सकता है मे बी। ठीक है मुझे एग्जैक्टली अभी तो ये ध्यान में नहीं आ रहा है, तो एक बार इसको गोला कर देते हैं, आप लोग एक बार देखिएगा
कि इसका आंसर सी हो रहा है कि नहीं, एक बार फिर से खुद से रीड करके देखिएगा, ठीक है, या फिर हम नेक्स्ट दिन बता देंगे कि सी होगा कि नहीं होगा, या फिर इसमें कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत है कि नहीं। बाकी पूरा कंप्लीट करवा दिया मैंने, और बाकी ये जो है सही है, ठीक है, इसमें कुछ भी और गलत नहीं है, जो गलत था वो मैंने सही करवा दिया। ये लास्ट वाला मैंने ध्यान नहीं दिया था, शायद इसमें भी कुछ रेक्टिफिकेशन का जरूरत पड़ सकता है, देखना पड़ेगा। तो आप लोग एक बार ये लास्ट वाला क्वेश्चन खुद से करके देखो, अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है तो मुझे बता सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर तो 2 ही क्वेश्चन था मैंने करवाया, और एक क्वेश्चन हम करवाते हैं, देखो, और एक क्वेश्चन करवाते हैं। थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, ये क्वेश्चन है नहीं मैथ में, ठीक है, ये लिखना पड़ेगा। 6 books, 6 books, one each is English, math, science, history, and history, Hindi, and Sanskrit are to be arranged in a straight line on a book shelf। अच्छा, there are exactly 2 books between science and Sanskrit books, but Sanskrit book is not at either end। Second condition, the history book is to the immediate right of the math book, counting from left, the English book is at third position, and second to the left of the science book। अच्छा, अब क्वेश्चंस, पहला क्वेश्चन इसके ऊपर, क्वेश्चन 1, काउंटिंग फ्रॉम द right end of the arrangement, which book is to the immediate left of the third book from right। ऑप्शन ए संस्कृत,
ऑप्शन बी साइंस, ऑप्शन सी मैथ, ऑप्शन डी हिस्ट्री, ऑप्शन ई इंग्लिश। सेकेंड क्वेश्चन नंबर 2, हाउ मेनी books are there between math and Sanskrit? Options: option A 1, option B 2, option C 3, option D 0. Question number 3, which are the two books at the end? Question: option A science and history, option B science and math, option C Sanskrit, option D none of these. Question number 4, which book is to the immediate right of the math book? Option A science, option B history, option C Sanskrit, option D none of this. ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन, देखो क्या बोला गया है। 6 books, 1 each is English, math, science, history, Hindi and Sanskrit are to be arranged in a straight line on a book shelf. एक बुक सेल्फ है, ठीक है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में जो है बुक्स रखा गया है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, देयर आर एग्जैक्टली 2 books बिटवीन साइंस एंड संस्कृत, तो इसे हमें यहाँ पर प्रिपेयर करना पड़ेगा। देखो पहले बोला है देयर आर एग्जैक्टली 2 बुक्स बिटवीन साइंस एंड संस्कृत, साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ले लिया साइंस बुक, ठीक है, यहाँ पर मैंने ले लिया संस्कृत बुक, तो इनके मिडिल में 2 बुक होना चाहिए, ठीक है। तो संस्कृत को थोड़ा सा और भी हटा के लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ पर लिख दिया मैंने संस्कृत, ठीक है, इसके मिडिल में और 2 बुक्स आ जाएंगे, ठीक है, इसके मिडिल में 2 बुक्स आने चाहिए, पहला पॉइंट ये बोल रहा है। अच्छा, एंड बट संस्कृत बुक इज नॉट एट द आइदर एंड, कोई भी एंड में संस्कृत बुक नहीं होना चाहिए। अगर ये पूरा मेरा बुक सेल्फ है जहां पर बुक जो है अरेंज किया हुआ है, जैसे कि ये बन गया साइंस बुक, ये बन गया संस्कृत बुक, और यहाँ पर 2 बुक आएगा, बट संस्कृत बुक एंड में नहीं जाना चाहिए, आइदर एंड नहीं, ना तो इस मतलब संस्कृत बुक के बाद और कुछ बुक्स होगा, एंड मतलब क्या, एकदम जो लास्ट है, तो संस्कृत बुक ना तो इस एंड में आएगा ना तो इस एंड में आएगा, यानी संस्कृत बुक के बाद और भी बुक रखने का जगह यहाँ पर होना चाहिए। अब एक होगा कि दो, वो तो बाद में ही पता चलेगा, जैसे यहाँ तो 2 बुक होगा कंफर्म है इन दोनों के बीच में। अच्छा, अब बोल रहा है द हिस्ट्री बुक इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द मैथ बुक, मैथ बुक के राइट साइड में हिस्ट्री बुक है, ठीक है, मैथ बुक्स के राइट साइड में हिस्ट्री बुक है। तो इसको हम नीचे एक बार यहाँ ड्रॉ करते हैं, मैथ बुक अगर इधर है तो मैथ का ये लेफ्ट है, ये राइट, कॉपी में जहां लिख रहे हैं हम लोग ये लेफ्ट ये राइट, मैथ बुक के राइट साइड में क्या है, हिस्ट्री बुक। ये मैंने जस्ट यहाँ पर नोट डाउन किया ये वाले पॉइंट को। आगे देखो, the history book is immediate right to the math book, counting from the left the English book is
at थर्ड पोजीशन एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ द साइंस बुक. काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट, अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करके आते हैं तो इंग्लिश बुक का थर्ड पोजीशन है. ठीक है, बुक सेल्फ के लेफ्ट साइड से, ये लेफ्ट साइड होगा हमेशा कॉपी का, ये राइट साइड होगा. अगर हम लोग लेफ्ट साइड से काउंट करते हुए आते हैं तो इंग्लिश बुक जो है थर्ड में होगा, मतलब 1 2 3 यहाँ पर होगा इंग्लिश बुक रखा हुआ होगा. ठीक है, बुक सेल्फ में यहाँ पर इंग्लिश बुक रखा हुआ होगा. कैसे कर लिया, यहाँ पर बताया है काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द इंग्लिश बुक इज एट थर्ड पोजीशन एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ साइंस बुक. साइंस बुक के सेकेंड में लेफ्ट साइड में है. ये देखो साइंस बुक जो रखा हुआ है, साइंस बुक का ये लेफ्ट है ये राइट है, हर एक बुक का ये लेफ्ट है ये राइट है. साइंस बुक के लेफ्ट साइड में जो है इंग्लिश बुक है. ये देखो यहाँ पर वही बोला है यहाँ पर कि सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ साइंस बुक के लेफ्ट साइड में है. साइंस बुक के लेफ्ट साइड में है लेकिन सेकंड में तो नहीं हुआ. देखो साइंस बुक के लेफ्ट साइड में तो हो रहा है बट सेकंड में तो नहीं हुआ ना. यहाँ पर क्या बोला है, मतलब हम लोग का ड्रॉ गलत हुआ होगा. ठीक है, ये देखो क्या बोल रहा है, हमें ऐसे ड्रॉ करते हुए ही देखना पड़ेगा, जो ड्रॉ सही होगा वही हमारा आंसर होगा. काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट इंग्लिश बुक इज एट द थर्ड पोजिशन एंड सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ साइंस बुक के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में है. तो साइंस बुक के लेफ्ट साइड में सेकेंड पोजीशन में होना चाहिए. तो इसका मतलब साइंस बुक को हम लोग यहाँ पर देते हैं. ठीक है, तो ये अच्छा सॉरी यहाँ पर मैंने थोड़ा सा एक गलत लिख दिया है. साइंस बुक के यहाँ पर होगा राइट होगा. ठीक है, ये थोड़ा सा गलत लिख दिया था मैंने, राइट. यहाँ पर बोला है एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ द साइंस बुक. ठीक है, तो साइंस बुक के राइट साइड में सेकेंड नंबर. तो ये देखो ये लेफ्ट साइड है साइंस बुक का, ये राइट साइड में सेकेंड नंबर पे इंग्लिश बुक होना चाहिए. इसका मतलब साइंस बुक यहाँ पर नहीं होगा. ठीक है, साइंस बुक यहाँ पर नहीं होगा. और बोला था साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक होगा, मतलब संस्कृत का पोजीशन भी यहाँ पर नहीं होगा, इसका पोजीशन आगे आ जाना चाहिए. तो साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक होगा तो संस्कृत यहाँ पर होना चाहिए, मतलब बुक सेल्फ में संस्कृत यहाँ से यहाँ पर होना चाहिए. ये तो मैंने जस्ट एक एजम्पशन के साथ बनाया था ना. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर क्या बोला है कि संस्कृत बुक एंड में नहीं होगा, एंड में हुआ भी नहीं. ठीक है, एंड में हुआ भी नहीं ड्रॉ के हिसाब से. अच्छा अब यहाँ पर बोला है काउंटिंग फ्रॉम द राइट ऑफ द साइंस बुक. अच्छा काउंटिंग फ्रॉम द लेफ्ट द इंग्लिश बुक इज एट थर्ड पोजीशन एंड सेकेंड टू द राइट ऑफ द साइंस. अच्छा देयर आर एग्जैक्टली 2 बुक्स बिटवीन साइंस एंड संस्कृत. साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक्स होंगे, एक इंग्लिश हो गया. और मैथ और हिस्ट्री का क्या है, मैथ के राइट साइड में हिस्ट्री है. ठीक है, मैथ के राइट साइड में हिस्ट्री है. अब यहाँ पर एक बार लिख के देखते हैं, यहाँ मैथ लिख दिया, यहाँ पर हिस्ट्री लिख दिया. ठीक है, यहाँ पर मैथ लिख दिया, यहाँ पर हिस्ट्री लिख दिया. ठीक है, अच्छा 6 बुक 1 2 3 4 5 हुआ है. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 घर कंप्लीट हो गया. ये 2 जो है एक्स्ट्रा हो गया. ठीक है, क्योंकि मैंने मिडिल में और भी यहाँ पर ये कर दिया ना, जो है कॉलम बना दिया, इसीलिए आगे पीछे लिखा था हम लोगों ने. ड्रॉ जो है वो चेंज होता जाता है. ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर फिर और कौन सा बुक बचा, हिंदी. तो यहाँ पर हिंदी का बुक आ जाएगा, हिंदी. ठीक है, 6 बुक हो गया, 1 2 3 4 5 6. ठीक है, फिर से एक बार बता देते हैं, देखो कैसे किया. 6 बुक है, 6 बुक में सबसे पहले बोला था साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक है. देखो तुम लोग अपने कॉपी से देखो मैंने क्या क्या यहाँ पर सिचुएशन 1 जो था, सिचुएशन 1 के हिसाब से साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक होना चाहिए. और एक सिचुएशन था कि मैथ का जो राइट साइड है उधर हिस्ट्री बुक है. ठीक है, उधर हिस्ट्री बुक है. जगह 6 बुक का होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6, जहां पर ना तो यहाँ संस्कृत होगा ना तो यहाँ संस्कृत होगा. यहाँ संस्कृत नहीं हो सकता है, यहाँ भी संस्कृत नहीं हो सकता है, क्योंकि क्वेश्चन में बताया कोई भी एंड में संस्कृत नहीं होगा. तो ये जो बना हुआ है ना, ये जो पहला सिचुएशन बना हुआ है, ये कहीं मिडिल पोजिशन में होना चाहिए. एक इंफॉर्मेशन मिला था कि लेफ्ट साइड से अगर हम लोग काउंट करें तो इंग्लिश जो है 3rd नंबर पे है. ये देखो इंग्लिश जो है 3rd नंबर पे, तो 1 2 3 यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा. ठीक है, यहाँ पर इंग्लिश हो गया.
और अगर हम लोग और एक बार काउंट करें तो इंग्लिश जो है वो साइंस के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे है। तो इंग्लिश बुक जो है वो साइंस के राइट साइड में सेकेंड है। तो अगर साइंस को सपोज मैंने यहाँ पर लिखा, ठीक है, तो साइंस का राइट साइड में सेकेंड में इंग्लिश नहीं आ रहा है, 1 2 हो गया। अगर साइंस, अच्छा अब देखो रब करके यहाँ पर लिख के दिखाते हैं। अगर मान लो साइंस को मैंने यहाँ पर लिखा तो नहीं लिख सकते ना, क्योंकि साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक आएगा, तो ये पोजीशन साइंस के लिए एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, ये पोजीशन भी एग्जैक्ट नहीं होगा, तो फिर साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक नहीं आएगा। यहाँ पर लिखोगे तो भी नहीं होगा, क्योंकि साइंस संस्कृत के बीच में 2 बुक आना चाहिए। तो साइंस का जगह बिल्कुल ये परफेक्ट होता है, ठीक है। इससे क्या होगा, साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक आ जाएगा, और साइंस के राइट साइड में सेकेंड नंबर पे इंग्लिश बुक भी मिल जाता है। और साइंस और संस्कृत के बीच में 2 बुक है, तो 1 2, और यहाँ पर इसका मतलब संस्कृत बुक आ जाएगा, ठीक है, संस्कृत बुक आ गया। अच्छा, और मैथ और हिस्ट्री का क्या है, मैथ के राइट साइड में हिस्ट्री है। अब यहाँ तो लिख नहीं सकते राइट साइड में, फिर हिस्ट्री की जगह इंग्लिश आ जाएगा, तो यहाँ पर मैथ लिख दो, यहाँ पर हिस्ट्री लिख दो, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हिंदी बचा, हिंदी। अब हम लोग आंसर देखेंगे। पूछा है पहला क्वेश्चन कि काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द अरेंजमेंट विच बुक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द थर्ड बुक फ्रॉम राइट। देखो क्या बोल रहा है, काउंटिंग फ्रॉम द राइट एंड, कहीं से भी देख लो, अब तो समझ में आ ही गया है। राइट एंड ये देख लो या फिर ये राइट एंड से अगर हम लोग काउंट कर रहे हैं, बोल रहा है कि विच बुक इज द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द थर्ड बुक फ्रॉम द राइट। तो राइट साइड से थर्ड बुक कौन सा है, संस्कृत, राइट साइड से थर्ड बुक है संस्कृत। अच्छा, अब इसके इमीडिएट लेफ्ट में कौन है, इमीडिएट लेफ्ट में है इंग्लिश, ये लेफ्ट साइड है, इमीडिएट लेफ्ट में है इंग्लिश, तो हम लोग का आंसर हो जाएगा इंग्लिश। देखते हैं इंग्लिश ऑप्शन में था कि नहीं, हाँ है इंग्लिश, ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। हाउ मेनी बुक्स आर बिटवीन मैथ एंड संस्कृत, मैथ और संस्कृत के बीच में कितने बुक्स है, मैथ और संस्कृत के बीच में 0, कोई भी बुक्स नहीं है, दोनों पास पास है, 0। अच्छा, उसके बाद क्या बोला है, विच आर द 2 बुक्स एट द एंड, एंड में कौन से 2 बुक्स हैं, हिस्ट्री और साइंस, एंड में 2 ही बुक्स है, हिस्ट्री और साइंस, साइंस एंड हिस्ट्री, ठीक है, साइंस एंड हिस्ट्री। विच बुक इज टू द इमीडिएट, अच्छा ये थोड़ा सा चेंज होगा, ये लेफ्ट होगा, ठीक है, ये गलत लिख दिया मैंने, वहां पर 2 अलग लिख दिया, यहाँ पर होगा लेफ्ट। विच बुक इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द मैथ बुक, मैथ बुक के इमीडिएट लेफ्ट में क्या, ये रहा मैथ, मैथ का लेफ्ट इधर है, संस्कृत, मैथ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन सा बुक है, मैथ के इमीडिएट लेफ्ट में जो बुक है दैट इज संस्कृत, ठीक है। बस, और तो कुछ नहीं है, ठीक है, और कुछ नहीं है, इस तरह से होगा। अच्छा, और एक क्वेश्चन हम लिखवा देते हैं, इसका आंसर आप लोगों को करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखवा देते हैं, इसका आंसर आप लोग करके मुझे नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, ठीक है। हम यहाँ पर लिख देते हैं क्वेश्चन, MNOPQ and R belonging to field of marketing, HR, ये सब ह्यूमन बीइंग का नाम दिया हुआ है, MNOPQR, इनमें से कोई है जो मार्केटिंग डिपार्टमेंट में है, कोई है HR डिपार्टमेंट में है, कोई है जो कि फाइनेंस में है, ऑपरेशंस, IT यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एंड IR are sitting across across a circular टेबल, ये सभी लोग एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, फॉर ए मीटिंग हेल्ड, फॉर ए मीटिंग हेल्ड, फॉर ए मीटिंग दैट, हेल्ड नहीं, दैट ईच एक्सपर्ट, एक्सपर्ट मतलब ये मार्केटिंग एक्सपर्ट, HR एक्सपर्ट, ईच एक्सपर्ट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली one of the mentioned
field. The marketing expert is third to the right of the IB expert. Next, P is not an expert either in IT or finance and is sitting opposite R, is operation expert. Next, Q, the expert in IB is to the immediate left of the HR expert. Next, while N is an expert in IT, O is marketing expert. Next, M is at a position which is not adjacent to the HR. अच्छा, यहाँ पर इंफॉर्मेशन खत्म होता है. अब क्वेश्चन 1, द मार्केटिंग एक्सपर्ट sitting between expert from which area. इसका आंसर देना पड़ेगा, ठीक है. ऑप्शन हम नहीं दे रहे हैं. क्वेश्चन 2, who is seated opposite IB expert. ऑप्शन दे रहे हैं इसमें O M P R. Question number 3, which of the following is true about the position of HR expert. इसमें भी ऑप्शन दे रहे हैं. To the immediate left of O. Option B, third to the right of M. Third to the right of M. Option C, third to the left of the expert O. और ऑप्शन डी,
नन ऑफ दिस। ठीक है, ये क्वेश्चन आसान सा है, एक बार बता ही देते हैं। ठीक है, ये बता ही देते हैं तो ये वाला टॉपिक हम लोग का कंप्लीट हो जाएगा। देखो यहाँ पर क्या बोला है, एम एन ओ पी क्यू आर बिलोंगिंग टू फील्ड ऑफ मार्केटिंग, एच आर, फाइनेंस, ऑपरेशन, आईटी एंड आईबी आर सिटिंग अक्रॉस ए सर्कुलर टेबल फॉर ए मीटिंग दैट ईच एक्सपर्ट बिलोंग्स टू एग्जैक्टली वन ऑफ द मेंशन फील्ड। अच्छा, तो ये सब जो है ये राउंड टेबल में बैठे हैं। ठीक है, राउंड टेबल में बैठ रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक राउंड टेबल जो है ये हम बना लेते हैं। ठीक है, ये राउंड टेबल बन गया। अब देखो क्या बोल रहा है कि द मीटिंग एक्सपर्ट, द सॉरी द मार्केटिंग एक्सपर्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द आईबी एक्सपर्ट। मार्केटिंग एक्सपर्ट जो है वो आईबी एक्सपर्ट के थर्ड टू द राइट में बैठे हुए, बट हमें पता नहीं है कौन कौन से एक्सपर्ट है। पी इज नॉट एन एक्सपर्ट आइदर इन आईटी और फाइनेंस एंड इज सीटिंग ऑपोजिट आर इज ऑपरेशन एक्सपर्ट। तो हमें पहले पता चल गया कि आर क्या है, आर ऑपरेशन एक्सपर्ट है। तो ये भी ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सा एक्सपर्ट है। तो आर का एक्सपर्टाइज पता चल गया, आर कौन है, आर है ऑपरेशन एक्सपर्ट। ठीक है, आर का पता चल गया। अच्छा, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, देखो नेक्स्ट बोल रहा है Q, the expert in IB is to the immediate left of the HR expert। Q जो है वो IB expert है, Q का पता चल गया, Q जो है वो IB expert है, इसका पता चल गया। ठीक है, Q जो है IB expert है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं, while N is an expert in IT, O is marketing। N है IT, O है marketing। N है IT expert, N है IT एक्सपर्ट और O जो है वो है मार्केटिंग एक्सपर्ट। ये पता चल गया। नेक्स्ट देखते हैं, एम इज एट एन पोजीशन विच इज नॉट एडजेसेंट टू द HR। एम का जो पोजीशन है वो ह्यूमन रिसोर्स मतलब HR जो है उनके साथ एडजेसेंट मतलब बराबर नहीं है। ठीक है, तो ये इनका हमें पता चल गया, ये चारों लोगों का प्रोफेशन हमें पता चल गया। तो किनका पता नहीं चला उनका नाम लिखते हैं। देखो किनका प्रोफेशन अभी भी हमारे पास अननोन रह गया, दैट इज एम, एन लिख लिया। अच्छा, ओ लिख लिया। पी का प्रोफेशन अभी तक हमें पता नहीं चला, पी। क्यू लिख लिया, आर लिख लिया। अच्छा, 1 2 3 4 5 6, 6 लोगों का ही बात हुआ था शायद, देख लो 6 लोगों का ही बात हुआ, 1 2 3 4 5 6, हाँ 6 लोगों का ही बात हुआ था। बिलोंगिंग टू द field of marketing, HR, finance, operations, IT and IR are sitting across a circular table for a meeting that each expert belongs to exactly one of the mentioned field। The marketing expert is third to the right of the IB expert। marketing expert जो है वो IB expert के थर्ड टू द राइट है, मतलब राइट साइड से थर्ड नंबर पोजीशन पे है। ठीक है, तो ये जो बोला है कि मार्केटिंग एक्सपर्ट, यहाँ पर बोल रहा है कि मार्केटिंग एक्सपर्ट कौन है, ओ है। ठीक है, मार्केटिंग एक्सपर्ट कौन है, ओ है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि मार्केटिंग एक्सपर्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ आईबी एक्सपर्ट। आईबी एक्सपर्ट कौन है, क्यू है। तो क्यू से 3 नंबर पोजीशन में राइट साइड में जो है वो मार्केटिंग एक्सपर्ट का होगा। ठीक है, अच्छा, अब यहाँ पर ये पॉइंट तो बता दिया, अब हमें देखना पड़ेगा कि किसका पोजीशन हम लोग कहाँ पर लिखे। ठीक है, अभी इससे और एक बार पढ़ लेते हैं। देखो फिर नेक्स्ट क्या बोल रहा है, P is not an expert। P is not an expert either in IT और फाइनेंस। ठीक है, तो P जो है वो IT या फाइनेंस में काम नहीं करते हैं। P जो है वो IT या फाइनेंस में नहीं करते हैं। तो बचा कौन सा ऑप्शन, क्योंकि P जो है वो IT में नहीं है, वो फाइनेंस में नहीं है, तो बचा कौन सा ऑप्शन, IT IB, ये सब तो लिख लिया है हम लोगों ने। फाइनेंस में नहीं है, P फाइनेंस में नहीं है, तो बच रहा है 2 ही ऑप्शन, P या तो HR होगा, P या तो HR होगा, या तो वो हो जाएगा 1 2 3 4 ऑपरेशंस, क्या क्या है, फील्ड मार्केटिंग है, मार्केटिंग का पता चल गया। HR हो सकते हैं, P फाइनेंस नहीं हो सकते क्योंकि वो फाइनेंस में नहीं है। ऑपरेशंस का हम लोगों ने ढूंढ लिया। अच्छा, IT का भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है, N IB का भी हम लोगों ने ढूंढ लिया है। ठीक है, तो इसका मतलब P क्या हो जाएंगे, P HR ही होंगे।
पी का तो कोई ऑप्शन बन ही नहीं रहा है, पी फिर एचआर ही होंगे ना, क्योंकि पी फाइनेंस में नहीं है तो पी एचआर में होंगे, तो एम क्या हो जाएंगे, इसका मतलब एम फाइनेंस में होगा, ये पता चल गया। पी इज नॉट एन आईटी एक्सपर्ट, ये देखो यहाँ पर बोल रखा है ना क्वेश्चन में, पी इज नॉट एन एक्सपर्ट आइदर इन आईटी, ना तो वो आईटी में ना तो फाइनेंस में, तो बचा है कि पी का फिर हो जाएगा मार्केटिंग, ठीक है। और इसका मतलब जो बचा हुआ प्रोफेशन है वो शिफ्ट हो जाएगा हम लोगों का एम के ऊपर, दैट इज फाइनेंस, ठीक है। ये हम लोगों ने बना लिया यहाँ से पढ़ के। अच्छा, क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एचआर एक्सपर्ट, क्यू जो है आईबी एक्सपर्ट वो इमीडिएट लेफ्ट है, इमीडिएट लेफ्ट में है, किसके लेफ्ट में है देखो, एचआर एक्सपर्ट के लेफ्ट में है। अच्छा ठीक है, अब हमें ये इनका प्रोफेशन तो पता चल गया, अब हमें इसे अरेंज करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अब एक बार फिर से रीड करना पड़ेगा। एम इज एट पोजीशन विच इज नॉट एडजेसेंट टू द एचआर, एम और एचआर जो है वो एक साथ नहीं होंगे, यानी एम कौन है, एम फाइनेंस है, और एचआर किसका है, पी, यानी एम और पी जो है वो कभी भी एक साथ नहीं होंगे। अब और क्या क्या है, एन इज एन एक्सपर्ट इन आईटी, ओ इज मार्केटिंग एक्सपर्ट, ये तो यूज कर लिया हम लोगों ने। क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एचआर एक्सपर्ट, क्यू जो है वो आईबी एक्सपर्ट है, तो हम लोग कहीं भी एक पोजीशन में किसी को तो रखना पड़ेगा। एक काम करते हैं, हम लोग चेक करते हैं कि हमारा सही हो रहा है कि नहीं। सपोज मैंने यहाँ पर क्यू को बैठाया, ठीक है। क्यू कौन है, क्यू जो है वो एक आईबी एक्सपर्ट है, वो इमीडिएट लेट, क्यू द एक्सपर्ट इन आईबी इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ द एचआर एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट के इमीडिएट लेफ्ट में है। तो अगर एचआर को यहाँ लिखेंगे तो एचआर का लेफ्ट ये हो गया, जस्ट इसके यहाँ पर हो जाएंगे, ठीक है। तो एचआर, एचआर तो प्रोफेशन है, प्रोफेशन को यहाँ पर दे देते हैं, ठीक है। एचआर एक्सपर्ट है कौन, एचआर एक्सपर्ट है पी, तो यहाँ पर पी लिख देते हैं, ठीक है, ये पी। क्यू क्या एक्सपर्ट है, क्यू है आईबी एक्सपर्ट, ठीक है। तो पी के इमीडिएट लेफ्ट में क्यू हो गए, यही हमें बोला था पोजीशन। अब ये ड्रॉ सही भी हो सकता है गलत, हमें देखना पड़ेगा क्या हो रहा है। द मार्केटिंग एक्सपर्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ आईबी एक्सपर्ट, आईबी एक्सपर्ट के थर्ड टू द राइट में मार्केटिंग एक्सपर्ट है, ठीक है। आईबी एक्सपर्ट के लेफ्ट, लेफ्ट साइड में ना, क्या बोला एक बार देख लेते हैं। Q is the expert in IB is to the immediate left of the HR expert. The marketing expert is third to the right of IB expert. Third to the right of IB expert. IB expert का इधर right side है, तो 1 2 3 यहाँ पर हो जाएंगे marketing expert. Marketing expert कौन है, O, तो यहाँ पर लिख दिया मैंने marketing। तो यहाँ पर बस एक ही जन बैठ सकते हैं, तभी 1 2 3 होगा, यहाँ पर एक ही पोजीशन खाली है। अच्छा, अब देखते हैं क्या बोला है। मार्केटिंग एक्सपर्ट इज थर्ड टू द राइट ऑफ द आईबी एक्सपर्ट, कर लिया। पी इज नॉट एन एक्सपर्ट आइदर इन आईटी और फाइनेंस एंड आर सिटिंग ऑपोजिट आर, ऑपोजिट आर, आर के ऑपोजिट में बैठे हुए हैं, आर के ऑपोजिट में, मतलब पी के जस्ट ऑपोजिट में आर होगा, पी इधर है तो आर यहाँ पर होगा। आर क्या है, ऑपरेशन एक्सपर्ट, ठीक है, ऑपरेशन एक्सपर्ट, यहाँ एक जगह ब्लैंक बना हुआ है हम लोग का, ठीक है। अच्छा, ऑपोजिट हो गया। क्यू इज द एक्सपर्ट इन आईबी इमीडिएट लेफ्ट टू द एचआर एक्सपर्ट, वो तो कर दिया मैंने। वाइल एन इज एन ऑपरेशन एक्सपर्ट, एन एक्सपर्ट इन आईटी, ओ इज मार्केटिंग एक्सपर्ट। एम इज एट पोजीशन विच इज नॉट एडजेसेंट टू द एचआर, एम और एचआर एक साथ नहीं बैठ सकते, एम और एचआर, एम और एचआर एक साथ नहीं बैठ सकते, तो हम लोगों ने किन का पोजीशन डिफाइन कर लिया, आर का डन, ठीक है, ओ का डन हो गया, ठीक है, क्यू हो चुका है, पी लिख लिया हम लोगों ने, बचा है एम और एन। अच्छा, अब एडजेसेंट कौन कौन नहीं रह सकता है, एम, एम जो है वो एडजेसेंट नहीं हो सकते हैं एचआर के साथ, एम जो है वो एचआर, एम और पी एक साथ नहीं बैठेंगे, तो यहाँ एम नहीं लिख सकते, तो फिर एम पी एक साथ हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ एम नहीं लिख सकते, तो क्या लिखेंगे, या तो एन होगा या तो पी होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर एम कहाँ लिखना पड़ेगा, एम जो है वो एडजेसेंट नहीं है किसके साथ, एम जो है वो नॉट एडजेसेंट टू एचआर, एचआर के पास एम नहीं हो सकते, ठीक है। तो एम का पोजीशन क्या हो जाएगा, एम का पोजीशन ये हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वन, ये तो 1 2 3 नंबर पे ही आएगा, तो एम का पोजीशन यहाँ हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर होना चाहिए। अच्छा, अब इसका मतलब 1 2 3, 1 2 3 4 5 तो लिख ही लिया, तो यहाँ पर कौन बैठेगा, यहाँ पर एम नहीं बैठ सकता था, एक ही जन तो बाकी था एम, तो एम नहीं बैठ सकता है। पी तो हम लोगों ने कर लिया, एन, यहाँ पर एन हो जाएगा, तो ये पोजीशन हो गया 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 पोजीशन कवर। एम का हो गया हम लोग का फाइनेंस,
ठीक है। और P का हो गया HR, N का हो जाएगा IT, ठीक है, और ये ऑपरेशन, ये लिख लिया। ये थोड़ा सा राउंड जो है बड़ा हो गया, इसको मतलब ओ थोड़ा सा हटा के लिखोगे तो देखने में ठीक लगेगा। क्वेश्चन, द मीटिंग, क्वेश्चन क्या बोला है, द मीटिंग एक्सपर्ट सिटिंग बिटवीन एक्सपर्ट फ्रॉम विच, सॉरी, द मार्केटिंग एक्सपर्ट सिटिंग बिटवीन एक्सपर्ट फ्रॉम विच आर, मार्केटिंग एक्सपर्ट किन दोनों के बीच में बैठे हुए हैं, मैंने इसका ऑप्शन नहीं दिया था। मार्केटिंग एक्सपर्ट एन और आर के बीच में बैठे हुए हैं, यानी आईटी और ऑपरेशन, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा, मैंने ऑप्शन तो नहीं दिया था, इसका आंसर हो जाएगा आईटी एंड ऑपरेशन, इनके बीच में मार्केटिंग एक्सपर्ट बैठे हुए हैं। हु इज सीटेड ऑपोजिट आईबी एक्सपर्ट, आईबी एक्सपर्ट के ऑपोजिट में कौन है, आईबी एक्सपर्ट के ऑपोजिट मतलब क्यू के ऑपोजिट में कौन है, तो क्यू के ऑपोजिट में क्या हो जाएगा, आर, है ना, नहीं क्यू के ऑपोजिट ओ हो जाएगा, क्योंकि पी के ऑपोजिट में आर था, ये क्वेश्चन में बोला हुआ था। ड्रॉ थोड़ा सा खाली हो गया, ये इनके ऑपोजिट में था, ठीक है, तो ये इनके ऑपोजिट में हो रहा है, तो ये ऐसा ऐसा बनेगा ना, तो क्यू के ऑपोजिट में ओ है, ये हो जाएगा आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द पोजीशन ऑफ एचआर एक्सपर्ट, एचआर एक्सपर्ट का पोजीशन क्या है, एचआर एक्सपर्ट का पोजीशन है, ये है आईबी के और आईटी के मिडिल में, देखते हैं, टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के इमीडिएट लेफ्ट में नहीं, इमीडिएट लेफ्ट में तो कौन है, आर है, तो ये नहीं होगा। अच्छा, थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट साइड में थर्ड पोजीशन में, एक दो, नहीं, थर्ड टू द राइट ऑफ एम तो नहीं हो रहा है, थर्ड टू द, फिर क्या बोला है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट साइड में थर्ड, 1 2 3, 1 2, ठीक है, ये यहाँ पर बोला था विच ऑफ द फॉलोइंग इज अबाउट द एचआर एक्सपर्ट पोजीशन, मतलब इनका पोजीशन पूछ रहा है, ठीक है। फिर से एक बार देखते हैं, इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट में, ओ का अगर वो ऐसे बैठे हैं तो ओ का लेफ्ट, तो इमीडिएट लेफ्ट में तो एचआर है ही नहीं, ठीक है, राइट हो या लेफ्ट हो, है ही नहीं। थर्ड टू द राइट ऑफ एम, एम के राइट साइड में थर्ड नंबर पे, नहीं, देख लो, राइट लेफ्ट, अगर राइट लेफ्ट तो समझना पड़ेगा ही, लेकिन अगर नहीं भी समझ के करते हैं तो थर्ड नंबर पे इधर से ही आ रहा है, इधर से 2 नंबर पे आ रहा है। थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ, ओ के लेफ्ट साइड से थर्ड, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ द एक ओ एक्सपर्ट, अच्छा, और नन ऑफ दिस बोला है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ, मैंने ठीक लिखा है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ। Which of the following is true about the position of HR? HR का position third to the left of O हो रहा है, 1 2 3, ये तो फोर्थ हो रहा है, 1 2 नहीं, तो इसका आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होना चाहिए, ठीक है। ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ नहीं हो रहा है, इनका पोजीशन जो है ये थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ ओ नहीं हो रहा है, ठीक है, क्योंकि ओ के लेफ्ट साइड से देखो या राइट साइड से, थर्ड नंबर पे तो पी आ ही नहीं रहा है, तो आंसर क्या होगा, नन ऑफ दिस होगा, ठीक है, नन ऑफ दिस होगा। तो ये सारे चीजों को एक बार फिर से अपने आप से करके देखना है, ठीक है, लिख के ड्रॉ करके जैसे मैंने सिखाया वैसे करके देखना है। अगर कोई भी डाउट होगा तो मुझे बताओ, हम बोल देंगे, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं।